सो हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस जो है प्रॉपर आ रही होगी आप तक। कंफर्म करेंगे एक बार सभी लोग। और विपिन यादव जो है अपनी इंस्टा आईडी दो। अच्छा, अभी देते हैं बेटा, रुक जाओ, तुमको हम दिलाते हैं इंस्टा आईडी हैं। गांधी जी यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि विपिन आएगा, पढ़ेगा डीपीएसपी के बारे में क्या होती हैं, स्टेट से क्वेश्चन पूछेगा कि ये डीपीएसपी क्यों नहीं दे रहे हो। गांधी जी बोल गए थे, लेकिन विपिन तो आईडी मांगने में लगे। बहुत सही। ये देख के ना गांधी जी की आत्मा आज, सच बता रहा हूँ, तुमको आज सपने में जो है ना सताएगी आज गांधी जी की आत्मा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दो टॉपिक करने वाले हैं। क्या क्या? एक तो डीपीएसपी और एक करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। ओके, वॉइस सही है? वॉइस में इको हो रहा है? वॉइस ख़राब है? वॉइस रिवर्बरेट हो रही है? ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। और ठीक है, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी यानी, एक सेकेंड रुकिएगा ना। सर आप बीमार? अबे बीमार नहीं है हम। वॉइस थोड़ी सी रोबोटिक टाइप हो गई। हाँ, कंफर्म करो एक बार, सारी चीज़ें भी प्रॉपर हैं। रोबोटिक टाइप हो गई। हाँ, कंफर्म करो एक बार, अभी ठीक है ना? सारी चीज़ें भी प्रॉपर हैं। रोबोटिक वॉइस आ रही है अभी, चेक करो भाई लाइव पे तुरंत। ऑल गुड, ठीक है, एकदम प्रॉपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हमने एक्चुअल में यहाँ से किया था कि हमारे विपिन जी थे एक इंस्टा आईडी मांग रहे थे। ठीक है, तो विपिन जी को हमने समझाया कि भाई विपिन जी ऐसा मत करिए, गांधी जी को बहुत बुरा लगेगा। वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि मेरा विपिन आएगा, डीपीएसपी पढ़ेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानेगा, स्टेट से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ना, विपिन तो इंस्टा आईडी मांग रहे हैं। तो गलत है ना बात। मेरे लिए नहीं से तो कम से कम गांधी जी के लिए पढ़ लो डीपीएसपी। अब डीपीएसपी है क्या, बात ये आती है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों पढ़ने वाले हैं। डीपीएसपी, जो डीपीएसपी का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है डायरेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल्स, इसका मतलब होता है स्टेट, और इसका मतलब होता है पॉलिसी, और बीच में ऑफ फ्री में मिल जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इसमें सिद्धांतों में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम ये पढ़ेंगे किस पार्ट किस आर्टिकल में है। ठीक है, किस आर्टिकल में है। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है। इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, डीपीएसपी और एफआर का झगड़ा करवाएंगे। देन फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और इनके क्रिटिसिज्म देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले डीपीएसपी को स्टार्ट करते हैं। और डीपीएसपी किस पार्ट और आर्टिकल में, ये बताने की ज़रूरत होनी ना चाहिए, क्योंकि हम पार्ट्स को ऑर्डर वाइज पढ़ रहे हैं। हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया हुआ था, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 3 के बीच में। हम पार्ट 2 में आए थे, जिसमें कि सिटीजनशिप, नागरिकता के प्रावधान थे, और वो आर्टिकल नंबर 1 से 4, और वो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में था। फिर हम लोग पार्ट 3 में आए थे, जिसमें कि हमने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था, और वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 यानी 12 से लेकर 35 के बीच में था। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में, 36 से लेकर 51 तक के बीच में। अब जैसे कि हमने सिटीजनशिप देखा था, हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जरा बताइए। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स देखे, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जल्दी से बताइए। तो उसी तरह हमने डीपीएसपी भी किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, वो है आयरलैंड का संविधान। उसने स्पेन से लिया था, लेकिन उसने किससे लिया था वो हमसे नहीं पूछता है, ये पूछता है कि हमने किससे लिया। तो हमने आयरलैंड से लिया, उसने स्पेन से लिया, वो हमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये हमने सिंगल सिटीजनशिप यूके से बोरो करी थी, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो वहाँ का बिल ऑफ राइट्स होता है, वहाँ से हमने इसको बोरो किया है। ठीक,
अब ये डीपीएसपी है क्या चीज़? फंडामेंटल राइट्स तो समझ में आता है कि जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो हमें राज्य से मांगने और जो हमारी जो स्टेट है वो सिक्योर करेगा उन राइट्स को, वो हमारे फंडामेंटल, उसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्य को डायरेक्टिव्स दिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कुछ करने के लिए, स्टेट को डायरेक्ट किया गया। स्टेट का मतलब क्या है? ये वही सेम मतलब है जो कि आपका आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइंड है, या फिर पार्ट नंबर 3 में जो स्टेट का मतलब है, यानी फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट का मतलब है, वही सेम मतलब यहाँ पे डीपीएसपी में भी स्टेट का मतलब है। और ये चीज़ जो है ये हमें आर्टिकल नंबर 36 से पता चलती है, जो भी हम देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टिव्स हैं, निर्देश हैं। ये पूछेगा नहीं क्या है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए, समझ तो होनी चाहिए कि क्या है ये। तो ये डायरेक्टिव्स हैं, यानी कि निर्देश जो दिए गए हैं स्टेट को। अभी हम देखेंगे स्टेट का मतलब क्या है, वही अभी तो मैंने आपको बता दिया, वही जो पार्ट 3 में स्टेट का मतलब है वही यहाँ पर भी पार्ट स्टेट का मतलब है। तो स्टेट को यहाँ पे डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। स्टेट का मतलब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि हमारा लेजिस्लेचर भी आएगा, इसमें एग्जीक्यूटिव भी आएगा, और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो आएंगी, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, LIC ONGC, वो सब आएंगे। तो उनको डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि आपको ये काम करने हैं, यानी उनको निर्देश दिए गया है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। क्यों करनी है? सो दैट वेलफेयर स्टेट बन सके, एक लोक हितकारी राज्य बन सके। लोक हितकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है जहाँ पे जो स्टेट होता है, जो एक तरह से काइंड ऑफ जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं, वो हमें एक प्रॉपर लाइफ देने की कोशिश करती हैं। सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको कम करने की कोशिश करती हैं, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देने की कोशिश करती हैं। तो एक तरह से एक आइडियल स्टेट, एक आइडियल कंट्री आप बोल सकते हो, बनाने की तरफ अग्रसर होने के लिए ये डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं। सारी कंट्रीज़ में नहीं है, लेकिन हाँ जिन भी कंट्रीज़ में है, तो ये डायरेक्टिव्स का पर्पस यही होता है कि एक आइडियल स्टेट बनाया जा सके, एक आइडियल कंट्री। ठीक है, आइडियल बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ जितना हम जा सकते हैं वो हमारी पॉसिबिलिटी रहती है। दे सीक टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब अगर आपको याद हो तो फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि फंडामेंटल राइट सीक टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और वहीं पे डीपीएसपी की बात करें तो ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं कि किस तरह से सोशली सबके सोशली इक्वालिटी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली इक्वालिटी होनी चाहिए, या फिर इनइक्वालिटी कम से कम होनी चाहिए। वही फंडामेंटल राइट हमारी काइंड ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे। अब ये जो डीपीएसपी हैं, जो हमारे पार्ट नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, जो कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं, इन पे कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स किए। जैसे कि इनको नोवेल फीचर्स किसने बोला? और ये उन्होंने ही सेम पर्सन ने ये बोला था कि दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो ऐसा हमारे अंबेडकर जी ने बोला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कमेंट्स आपसे पूछ लेता है कि किसने क्या कमेंट किया था। तो ये अंबेडकर जी ने बोला था कि दे आर दी नोवेल फीचर्स। ठीक है, दे आर दी नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड दी। और नोवेल फीचर का मतलब हिंदी में नवीन विशेषताएं। ठीक है, जो नए कुछ फीचर्स हैं, तो नोवेल फीचर या फिर जो यूनिक कुछ चीज़ें हैं, और ये रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक अधिनियम पारित होता है, एक एक्ट पास होता है, जिसका ना जो है गवर्नमेंट 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसमें कि उस समय का जो गवर्नर जनरल होता था उसको सर्टेन डायरेक्टिव्स पास किए गए थे कि भाई ये चीज़ें तुम्हें करनी हैं। तो वही तो अगर हम डीपीएसपी को देखें तो वही सेम ही चीज़ तो है। वहाँ अब गवर्नर जनरल तो है नहीं, यहाँ पे स्टेट को बोला गया कि आपको ये चीज़ें करनी हैं, तो तभी उन्होंने बोला कि ये रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इट इज़ अ मैनिफेस्टो। ये इसको या तो काट लो, ठीक है, इसको देख लेना यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वाला पढ़ते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल्स विच वुड फर्दर द गोल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ये किसने बोला था? ये बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और जरा कमेंट में आप बताएंगे कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने हमारे इंडिया के फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उस पर क्या कमेंट किया था। इट इज़ अ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। ये लोगों की एम्स और एस्पिरेशंस को दिखाता है। ये किसने बोला था? ये केसी वेरे ने बोला था।
इन्होंने इंडिया के क्या फेडरलिज्म पे क्या कमेंट किया था? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और केसी वेरे ने बोला था क्वाजाई फेडरल, इंडिया के फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को, जो कि कैसा है, यूनिटरी है नेचर में। चेक पेबल बाय द बैंक एट इट्स ओन कन्वीनियंस, यानी ये काइंड ऑफ चेक है, ऐसा बोला था, जो कि बैंक की कन्वीनियंस पे पेबल होगा, यानी कि बैंक का मन होगा तो पैसा देगी, मन नहीं होगा तो नहीं देगी, ऐसा बोला था केटी शाह ने। ऐसा क्यों बोला था, ये धीरे धीरे अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको आर्टिकल नंबर 37 पढ़ाऊंगा कि क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और मॉरल परसेप्ट्स हैं फॉर द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, यानी कि जो स्टेट है उसको कुछ मॉरल वैल्यू, मॉरल काम दिए गए हैं, मॉरल एक तरह से टास्क दिए गए हैं, ऐसा हमारा बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारे लीगल एडवाइज़र थे, नाम बताइए उनका क्या था, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये थे सर बेनेगल नरसिंह राव। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, तो ये स्टेटमेंट्स ध्यान में रखना है आपको, ठीक। 36 में आपको बता चुका हूँ कि स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, और इसमें आता है कौन, पार्लियामेंट आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर आएगा, सेंटर की गवर्नमेंट आएगी, स्टेट की गवर्नमेंट आएगी, लोकल अथॉरिटीज़ आएंगी, और जो अदर हमारी अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ठीक। तो ये है स्टेट का मतलब, ठीक है। तो इसमें आपका म्यूनिसिपल, पंचायत, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर सब आ जाते हैं। 37 क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। आर्टिकल 37 बोलता है दिस आर्टिकल, लैपटॉप में आवाज़ कम है, क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, आर्टिकल 37। अभी इससे प्रॉपर क्या होगी भाई वॉइस है, आप वॉल्यूम जोर करो भाई, सभी लोग अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, ठीक है, मैंने अपनी साइड से प्रॉपर कर रखा है आई थिंक, और कोई इशू नहीं। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी मैंने आज, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, सिंपल, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दैट इज दे आर नॉन एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि ये अप्रवर्तनीय है, ये वाद योग्य नहीं है। सिंपल, जैसे हमारा प्रियम्बल था, वो एनफोर्सिएबल नहीं था एक कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इन चीज़ों को लेकर कि देखो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो ये मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होगी, वो आप रोना नहीं रो पाओगे, क्योंकि आर्टिकल 37 में पहले ही उसने बता दिया कि इससे पहले तुम घुसो, डीपीएसपी तुम पढ़ो, इससे पहले एक बात तुम जान लो कि ये एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसीलिए केटी शाह जी ने ये बात बोली थी कि ये राइट्स हैं, ध्यान रखना, डीपीएसपी को हम राइट्स भी बोलते हैं, पॉजिटिव राइट्स की, स्टेट को ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। अब जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे, वो पॉजिटिव नेचर के भी थी और नेगेटिव नेचर के। कल मैंने बात बोली थी जब एप्लीकेशन पे क्लास हुई थी हम लोग की क्वेश्चंस वाली फंडामेंटल राइट की, तो मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि हमारे फंडामेंटल राइट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। डीपीएसपी आर काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट्स, और इनको हम नॉन जस्टिसिएबल राइट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी इनके अगेंस्ट अच्छा, कहीं कहीं पे नॉन जस्टिसिएबल बोलते हैं, कहीं कहीं पे नॉन एनफोर्सिएबल बोलते हैं। तो भैया मतलब ये होता है, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब एक सिमिलर ही मीनिंग है कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा वहाँ पे जाओगे कोर्ट में, तो कि भाई ये चीज़ लिखी हुई है और ये फिर स्टेट क्यों नहीं कर रहा, तो जस्टिस नहीं मिलेगा। नॉन एनफोर्सिएबल का मतलब है कि आप कोर्ट किसी को ये बाध्य नहीं कर सकता है कि भाई तुम ये काम करो, क्योंकि ये नॉन एनफोर्सिएबल है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो ठीक है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। भाई डायरेक्टिव्स मिले हुए हैं स्टेट को कि भाई तुम ये करो, वो करो, क्या करो, अभी देखेंगे क्या करो, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, फोर फादर्स को ये बात पता थी कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अंग्रेज कायदे से लूटे हैं, तो इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हर एक चीज़ को फुलफिल किया जा सके, लेकिन कम से कम हम बोल तो सकते हैं कि भाई ये करो लोगों के लिए, वो करो, ये करो, वो करो, तो सो दैट कि उनके माइंड में रहे तो कि भाई हमें क्या करना है, हमारे फोर फादर्स क्या चाहते थे कि हम क्या करें। पॉजिटिव राइट्स हैं और ये नॉन जस्टिसेबल राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो ओरिजिन है उसको हम ट्रेस बैक करते हैं, ध्यान रखना है, कराची का सेशन हुआ था कांग्रेस का 1931 में, वहाँ पे रेजोल्यूशन लिया गया था फंडामेंटल राइट्स को लेकर और एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उन्हीं से ये इंस्पायर्ड है। ध्यान रखना, ये कराची रेजोल्यूशन से अपने ओरिजिन को ट्रेस बैक करते हैं। ये कराची रेजोल्यूशन के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं जब 1931 का वो हम सेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो कराची से रेजोल्यूशन ध्यान रखना डीपीएसपी से रिलेटेड है।
37 समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अपनी डीपीएसपी। अब यहाँ से शुरू होती हैं डीपीएसपी। जैसे कि अगर आपको याद हो, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, 12 से 35 के बीच में है, लेकिन 12 और 13 में तो कोई फंडामेंटल राइट था नहीं। 12 में स्टेट की डेफिनेशन और 13 में लिखा था कि अगर किसी ने, यानी कि किसी ने से मतलब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना के फंडामेंटल राइट का वोलेशन किया तो नाली में डाल देंगे उस लॉ को, यानी नल एंड वर्ल्ड डिक्लेयर कर देंगे। यही पढ़ा था ना लोगों ने। लेकिन उसके बाद से 14 से हमारे एक्चुअल में फंडामेंटल राइट स्टार्ट हुए थे, वैसे ही 38 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लोड मत लेना, जितना समझा रहे हैं समझते जाना, बाद में समराइज करेंगे चीज़ों को, फिर डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, 38 बोलता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी हमने देखा था दे सीक टू स्टैब्लिश द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड दे एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी एक लोक हितकारी राज्य बनाना चाहते हैं ये। और नॉवेल फीचर बोला था अम्बेडकर जी ने कि नवीन विशेषताएं हैं। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो अभी हम पढ़ते हैं 38। तो ये वेलफेयर ऑफ पीपल, और किस तरह के क्वेश्चन बनेगा, सब कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, बताऊंगा भी कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अभी आराम से रिलैक्स होके, ठीक है, डीप ब्रीथ लेते हुए आराम से लेक्चर करो। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो दो चीज़ें हैं इसमें अगर हम देखें तो ये तो पहले तो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, फिर हमें बोल रहा है कि ये जो असमानताएं हैं उनको कम करनी है। अब ये है क्या कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको अलग से जोड़ा गया था 44th अमेंडमेंट से। इसको भी तुम्हें याद नहीं रखना है, कर मतलब बता दिया मैंने, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको भी समराइज़ करूँगा लास्ट में कि किसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, किसको नहीं किया गया था। ठीक, तो ये पहली वाली चीज़ तो पहले से थी कि टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो बस तुमको सर हम याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है, लोगों का कल्याण करना है। और दूसरा, इनइक्वालिटी को, असमानता को कम से कम करना है। किस में इनइक्वालिटी? इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी में और अपॉर्चुनिटी में, इन 4 चीज़ों में। 39 पे आते हैं। 39 के अंदर 6 क्लॉज घुसे हुए हैं, पहले 5 थे, फिर एक छठा बाद में जोड़ा गया, 6 चीज़ें घुसी हुई हैं। क्या है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? आजीविका, जिससे कि हम, जैसे कि आजीविका का मतलब होता है कि जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, तो जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, भौतिक संसाधन हैं, उनका जो स्वामित्व है आप बोल सकते हो, उसका बराबर वितरण होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कि कोई कोल रिजर्व्स हैं और वो सिर्फ उठा के किसी गवर्नमेंट को जिसको मन आ रहा है ना, जिसको अच्छा लग रहा है, उसके मनपसंद है उसको दे दिया मटेरियल रिसोर्सेज को। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि सर कोयला सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ी ना है, तो भाई वो सब बिडिंग वगैरह प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जिसका मन आता है स्टेट उसको दे देता है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, ठीक है। वेल्थ का मतलब वो सारी चीज़ें, एसेट एक तरह से जो पूंजी होती है, ठीक है। तो मान लो गवर्नमेंट का कोई पीएसयू वगैरह, तो वो भी वेल्थ में आएगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आएगा। तो इनका कंसंट्रेशन रोकना है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ही पूरी वेल्थ हो गई, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, यानी कि सेंट्रलाइजेशन हमें रोकना है। आय और उत्पादन के संसाधनों का जो है केंद्रीकरण रोकना है। चौथे में क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वेमेन, यानी कि अगर औरत और जैसे कि हमारे मेन है और वेमेन है, तो सेम काम के लिए सेम वेतन मिलेगा। प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़। हेल्थ और स्ट्रेंथ को वर्कर्स और चिल्ड्रन का हमें वो प्रोटेक्ट का। फोर्सिबल अब्यूज़ का मतलब होता है जो जबरन काम करवाया जाता है, ठीक है। वर्कर से बहुत देर घंटों तक काम करवाया जा रहा है। बच्चों को जो है हजार्डस एक्टिविटीज़ में लगा रखा है। फिर तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से डीपीएसपी को फुलफिल करती है गवर्नमेंट। राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ाया था 21A जब पढ़ा रहे थे पिछले वाले लेक्चर में, तो वहाँ बताया था 2009 में आया था ये राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब अधिनियम, जो कि संसद ने पारित किया। तो उसके थ्रू क्या रोका? फोर्सिबल अब्यूज़ रोकने की कोशिश करी। स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर को प्रमोट, हेल्थ को कैसे प्रमोट करती है, तो वो काफ़ी सारे हमारे एक्ट इस तरह से बनाती है कि जिसमें कि ये इंश्योर करती है कि इतने घंटे से ज़्यादा काम ना करवाया जाए, इतना वेतन मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी फॉर दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इस चीज़ को हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया। जैसे मैंने बताया, मैं लास्ट में समराइज़ करूँगा, अभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ समझना है। रटवा तो मैं आपको दूंगा,
आपको क्लास में ही सारी डीपीएसपी याद हो जाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक। 39 का में आते हैं, 39A में आते हैं अगला, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना है, निशुल्क कानूनी सहायता देनी है, फ्री लीगल एड देना है। टू प्रमोट जस्टिस ऑन बेसिस ऑफ इक्वल, ये आपको याद करना नहीं याद करना है, सिर्फ ये याद करना है। वैसे तो आपको नोट्स में सिर्फ वही मिलेगा जो आपको याद करना है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, गरीब को। अब इसका मतलब ये होता है कि हमें समान अवसर देना है न्याय पे। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है तो वो अच्छा वकील करके अपना केस लड़ रहा है, चाहे भले दोषी है वो बच गया, बेचारा जो निर्दोष है वो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है वो रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, उसको लीगैलिटीज़ पता नहीं। भाई किसको लीगैलिटी पता होती है? ठीक है, वो तो सिर्फ लॉयर्स को ही पता होती है। तो वो अपना केस लड़ ही नहीं पा रहा है, तो हमें उनको फ्री लीगल एड देनी है, कानूनी सहायता देनी है। तो सरकारी कई सारे वकील होते हैं जो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, है ना, कि आर्टिकल नंबर 22 में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एक लीगल प्रैक्टिशनर लेने का मेरे पास मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि मुझे एक लीगल प्रैक्टिशनर मिलेगा। याद हो तो प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने बताया था 22 में, और दोनों में ये क्लॉज मैंने बताया था कि दो कॉमन चीज़ थी। एक तो आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा कि क्यों अरेस्ट किया गया, और दूसरा आपको लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा। जैसे कि वो जो कसाब वाला था ना, मुंबई में अटैक का जो दोषी था, उस तक को हमने ये दिया था। लेकिन खैर यहाँ पर बात हो रही है पुअर की, गरीब की। तो उसके पास पैसा नहीं तो उसको फ्री लीगल एड देनी है, ठीक। इस चीज़ को हमने इस पूरे आर्टिकल को 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था, ठीक है। और वैसे भी जहाँ पे ए बी इस तरह से होता है तो मतलब ये है कि अमेंडमेंट्स इसको ऐड किया गया। 40 में है कि ऑर्गेनाइज करना है विलेज पंचायत। ये स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि आप पंचायत का गठन करिए। क्यों? सो दैट कि लोग अपने ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। ये फुलेरा गांव है, तो फुलेरा गांव में सड़क बननी है, क्या होना है क्या नहीं होना है वो वहाँ के लोग वो डिसाइड करें, तो उसके लिए पंचायत का गठन किया जाए। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोव देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम एज अ फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी खुद से वो गवर्नमेंट में या फिर पॉलिसी मेकिंग में लोग पार्टिसिपेट कर सकें डायरेक्टली। अब इसको किस तरह से हमारे स्टेट ने, यानी कि हमारे एक तरह से बोल सकते हैं पार्लियामेंट ने इस चीज़ को सिक्योर किया, इस डीपीएसपी को इंश्योर किया, इस डीपीएसपी का पर काम किया, 73rd अमेंडमेंट किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये हर स्टेट को डायरेक्शन दिया कि अब 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू करना एक मैंडेशन है। वो हम जब पंचायत ऑफ म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। 41 में है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केस, यानी कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। ये राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, और पब्लिक असिस्टेंस का। अब देख सकते हैं यहाँ पे राइट टू वर्क है, लेकिन क्योंकि ये पार्ट 3 में नहीं है तो ये नॉन जस्टिसिएबल राइट है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि मैं बेरोजगार और मुझे काम करने का अधिकार तो मिल ही नहीं रहा है। तो राइट टू वर्क है, एजुकेशन है। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से, फिर उसके बाद मैं सारे और आगे पढ़ाता हूँ, एंड देन मैं आपको बताऊँगा कि याद कैसे रखना है, वो मैं आपको याद भी करवाऊँगा अभी, ठीक है। तो जी रिवीजन कैसे करूं, पीछे का सब भूलता जा रहा हूं, प्लीज़ बोल दीजिएगा आज। अच्छा शुभम रॉय, बोल देंगे, तुम चिंता ना करो आज, ठीक है। भाई कैसे रिवीजन करेगा मतलब क्या है? भाई रिवीजन करो, या तो जैसे कि 2 रिवीजन करने हैं आपको। एक तो जैसे मैंने लेक्चर ख़त्म किया उसके बाद आपको विद इन 24 आवर्स एक रिवीजन करना है, और एक रिवीजन आप सैटरडे संडे की छुट्टी इसीलिए दी जाती है हफ्ते में 2 दिन कि आप रिवाइज़ कर सकें, ठीक है, इसीलिए दी जाती है छुट्टी। सदर हॉस्पिटल रांची, हाँ, थाला फॉर अ रीज़न। हाँ, रांची से सीधे तुम धोनी को रिलेट कर दिया है। सर टुडे मेरा बुक आएगा, अच्छा। चलो 42 पे आते हैं। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीव, यानी कि जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए, काम करने योग्य वहाँ पे स्थितियाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धूल धक्कड़ उड़ रहा है, लोग बड़ी गंदी कंडीशन में काम कर रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में काम कर रहे हैं। कंडीशन ठीक होनी चाहिए, और मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब क्या होता है?
यानी इसको बोलते हैं मातृत्व। तो जो विमेन होती हैं, जो वर्किंग विमेन होती हैं, उनके साथ क्या होता है, तो जैसे उनका जब बेबी होने वाला होता है तो उनको लीव चाहिए होती है। जब बेबी हो जाता है तो उसके कुछ टाइम बाद फिर से उनको कुछ टाइम के लिए लीव चाहिए होती है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और बेबी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन कई सारी कंपनीज इसी वजह से, एक तो विमेंस को पहली बात तो नहीं रखते हैं, और दूसरा रखते भी हैं तो उसके लिए वो रिलीफ नहीं देते हैं, यानी कि उस टाइम की उनकी कोई सैलरी नहीं देते हैं। तो फिर विमेन पे और प्रेशर बढ़ जाता है कि भाई अगर हम कमाएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर उसी वजह से अपनी हेल्थ को अंडर स्ट्रेस रखते हुए वो काम करती हैं। तो इसलिए मैटरनिटी रिलीफ का भी बंदोबस्त करना है। ठीक है, चीज़ आप क्लियर है? इतनी चीज़ आगे बढ़ें। ठीक है, अगला देखें। अगला है ये आपका, एंड दैट इज़ 43 लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर लॉ टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और अदरवाइज, ये सब लिखा हुआ है। सिंपल अगर मैं बोलूँ तो लिविंग वेज सिक्योर करना है वर्कर्स के लिए। सिर्फ आपको इतना लिखना, इतना याद करना है। लिविंग वेज का मतलब होता है उतना भत्ता लोगों मज़दूरों को मिलना चाहिए जिससे उनका जीवन यापन चल सके। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ें। 43 ये अब बी देखेंगे, ठीक है। 43A यहाँ पे आई थिंक मेंशन नहीं है, 43A मेंशन नहीं है। 43A यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, लिखा तो होना चाहिए। चलो 43A, ठीक है, इसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, एंड दैट इज़ टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स in the management of industries, in the management of industries। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, कि किस तरह से इंडस्ट्री मैनेज होगी, क्या वर्किंग कंडीशन होगी, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, कब क्या होगा, इसमें उन वर्कर्स की भागीदारी होनी चाहिए जो उस इंडस्ट्री में, उस उद्योग में काम कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये विमेंस काम कर रही हैं, ये जो टोकरी बना रही हैं, ठीक है, इसका कोई मालिक होगा तो वो खुद से डिसाइड नहीं कर लेगा कितने बजे आना है, कितने बजे नहीं जाना है। वो सारी चीज़ें जो उसके इंडस्ट्री को लेके चीज़ें हैं, उसमें इन लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये है 43A और इसको 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी जो समितियां हैं उनके फॉर्मेशन और उनके फंक्शनिंग को लेकर जो है ये प्रमोट करना है स्टेट को। ये 43B में लिखा हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन वेमेंस की बात कर लें तो ये क्या कर रही हैं, ये अपना, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर्स हैं, औरतें हैं गाँव की, तो वो अपना एक पूल बना के कुछ पैसा इकट्ठा करके कुछ काम शुरू की हैं वो, तो काइंड ऑफ उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप बोल देते हैं वो, ठीक है। 97th अमेंडमेंट से इस वाले आर्टिकल को जोड़ा गया था। 44 ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, सिटीजन्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है हर धर्म के लिए एक समान कानून होगा। ऐसा नहीं कि अगर डाइवोर्स के लेके कोई बात आती है तो हिंदू के लिए हिंदू कोड ऑफ लॉ रहेगा, इस्लाम के लिए शरिया कानून रहेगा, तो मतलब अलग अलग नहीं होगा। डाइवोर्स का अगर कुछ मामला है, ठीक है, अगर किसी ने, मान लो किसी ने डाइवोर्स किसी को दिया, तो वो फिर सबके लिए सेम लॉ रहेगा अक्रॉस एवरी रिलीजन, अक्रॉस एवरी जेंडर और सेक्स, ठीक है। यानी कि सबके लिए इसको हम बोल सकते हैं समान नागरिक संहिता, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। समान नागरिक संहिता यानी कि सबको तराजू में सेम तरह से तोला जाएगा, ठीक है, समान नागरिक संहिता। क्लियर हुई ये चीज़? 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल तक से जो कम के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है। इसको 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया गया। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि 45 पहले था नहीं, 86th अमेंडमेंट के बाद आया ना। 86th अमेंडमेंट ने इसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको चेंज किया। इसका मतलब ये है कि पहले इसमें कुछ और लिखा हुआ था, अभी कुछ और। 86 अमेंडमेंट से अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, जो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। यहां किसकी बात हो रही है? तो इसने किया क्या 86 अमेंडमेंट ने, पहले यहां पर आर्टिकल 45 में यही चीज़ लिखी हुई थी जो आज 21A में लिखी हुई है,
लेकिन 86 अमेंडमेंट ने इसको उठा के 21A यानी पार्ट 3 यानी कि जस्टिसेबल राइट वाली कैटेगरी में डाल दिया। और अब 6 से 14 का तो चलो भैया एक राइट है, और 6 से नीचे वालों को कौन देखेगा, तो 6 से नीचे वालों के लिए एक यहाँ पर दे दिया गया है स्टेट को डायरेक्शन अंडर आर्टिकल 45 कि तुम्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर को देखना है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, आंगनवाड़ी। देखा है ना आपने, आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने आते हैं, खाना दरिया वगैरह सब आता है, जो हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं काफ़ी रख लेती हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं, सारे नहीं लेकिन काफ़ी लोग ठीक है, तो ये सब जो होता है ये बच्चों के लिए आता है। तो ये करके आंगनवाड़ी चला के उनके लिए अच्छा न्यूट्रिशन दे के सब हमारी सरकार क्या कर रही है, डीपीएसपी को तो फुलफिल कर रही है। 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज, जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हैं, ठीक है, और उनका एक्सप्लॉयटेशन रोकना है, यानी कि एक तरह से एससी एसटी के हितों को देखना है, ठीक है। देन 47 में है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। एक तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करना है, जैसे कि बच्चों ना सिर्फ आंगनवाड़ी में बल्कि अगर हम देखें तो जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे खाना दिया जाता है बच्चों को न्यूट्रिशियस, इसीलिए काफ़ी बच्चे जाते भी हैं स्कूल, है ना। मिड डे मील स्कीम चलती है जो तमिलनाडु से शुरू हुई थी, आज अक्रॉस इंडिया आपको देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर बच्चे इसीलिए जाते हैं, और एक्चुअल में ये इससे डबल फ़ायदा सरकार करवाना चाहती है कि तो बच्चों को पोषण देना चाहती है, न्यूट्रिशन, साथ ही साथ उनकी अटेंडेंस को भी इंश्योर करना चाहती है स्कूल में, क्योंकि आएंगे तो कम से कम कुछ सीखेंगे उसी बहाने, खाने के बहाने, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और इसी में है टू प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी कि जो दारू और ये सब क्या बोलते हैं, पान मदिरा, तो इन सब का जो सेवन है इसको रुकवाना है, ठीक। 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से चले, और एनिमल हस्बेंड्री ये जो चीज़ें होती हैं इसको ये साइंटिफिक लाइंस पे इसको दौड़ाना है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे साइंटिफिक लाइंस में तो चल रहा है, इस सबको एक लाइन में बांध दिया है, चारा आ रहा है यहाँ पे, है ना, इस तरह से, ठीक है। और खैर, तो टेक स्टेप्स प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूव द ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग दी, इसे में लिखा हुआ है स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स, जो हमारी गाय और ये सब गाय भैंस हैं, बकरी वगैरह हो गए, तो इनके स्लॉटर को, इनकी गौ हत्या ये सबको रोकना है। जो दुधारू हैं, खासकर उनके जो दूध दे सकते हैं, तो उनके जो स्लॉटर है उसको रोकना है, वो 48 में ही है। तो सिर्फ इसमें ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को, बल्कि स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स को रोकना ये भी है। 48A पहले तो देखेंगे, इसमें है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, हमें नहीं, स्टेट को डायरेक्शन दिया है। इसको भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए। 49 में लिखा हुआ है कि मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है स्टेट को। ये जो ये इस तरह के जो तत्व होते हैं ऐसे आके और ये ऐसे बना के चले जाते हैं, राहुल, ये लव प्रिया, ये सब तरह की जो चीज़ें हरकतें करते हैं खासकर मॉन्यूमेंट में, उनको कायदे से सुताई करनी है उनकी, ठीक है। तो ये स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है यहाँ पे कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उनको प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ये क्यों बनाया जाता है इसमें, किसी को लॉजिक पता है इस बात का? ये तीर क्यों बनाया जाता है भाई, है? दिस आर्टिकल रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस, वही सेम चीज़ है, आप पढ़ो ना पढ़ो डजेंट मैटर, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वैसे तो नोट्स में आपको वही मिलेगा जो आपको पढ़ना है। और हमारा 52nd लास्ट है, जिसमें कि ये बोला गया, स्टेट को डायरेक्शन दिया गया कि जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना है, कि भाई एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, हमने देखा था, हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जरा बताएंगे कौन कौन से 3 ऑर्गन्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के। एक तो होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, विधानमंडल, एक होता है फिर विधायिका, एक होती है हमारी कार्यपालिका दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, और एक होती है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। इसका काम क्या होता है, न्याय, इसका काम होता है लॉ क्रिएट करना, लॉ बनाना, इसका लॉ एग्जीक्यूट करना, ग्राउंड लेवल पे उतारना, और इसका काम होता है लॉ पे रिव्यू करना कि वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर वो लॉ सही है भी या नहीं है। तो ये सारा काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है, ठीक है। सर का एक्सपीरियंस, दिल घायल हो गया, अच्छा, दिल घायल हो गया, दिल में, अच्छा, चलो भाई। तो यहाँ पे ये 3 ऑर्गन्स होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव का लॉ
इम्प्लीमेंट करने का काम होता है, जुडिशरी का लॉ रिव्यू करने। कई बार होता है जिसको हम जुडिशियल ओवर रीच बोल देते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म बोल देते हैं, कि जहाँ पे जुडिशरी अपने क्षेत्राधिकार से हटके एग्जीक्यूटिव का काम करने लगती है, तो वो थोड़ा सा सेपरेट करना, ये स्टेट को डायरेक्शन दिया है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ये लिखा हुआ है, जिसमें कि ये है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, यानी कि जो हमारे राष्ट्र हैं उनके बीच में। ये मैडम कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, सेकंड वाली मैम, है ना। तो जस्ट एंड, और ये कौन है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, ये ब्लू कलर की कैप लगाते हैं। एक बार सीरियस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लू हेलमेट किसको बोलते हैं, तो ब्लू हेलमेट इन्हीं को बोलते हैं। खैर, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज, ध्यान रखना, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यूएन मांग रहा है तो हम भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज कोई हमारी पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, ठीक है। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल विद वन अनदर, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हो रहे हैं उनका सेटलमेंट को एनकरेज करना है, अच्छे मतलब इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना है, जो भी अगर कोई लॉ है इंटरनेशनल तो उसको रिस्पेक्ट करना है, सही अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं, तभी हम लड़ते नहीं हैं। मालदीव जैसे देश कुछ भी बोलते हैं लेकिन फिर भी उनके राष्ट्रपति को हम बुलाते हैं, आदर सम्मान से सब कुछ करते हैं उनका, करते हैं कि नहीं करते हैं। इंटरनेशनल और ये ट्रूडो के साथ तो जब ये उसने अत धर ली तो वो भी थोड़ा उसको भी उसकी औकात दिखाना ज़रूरी है कि नहीं। तो और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी करनी है, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब टिरिक बता दें क्या है, बताओ। तो टिरिक बता देते हैं अभी आपको, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए चलो मैं पहले आपको यहाँ पे ले ही चलता हूँ, ठीक है, फिर मैं समराइज़ करूँगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, तो ध्यान से देखना, ठीक। 38 से शुरू हो रही हैं, तो यहाँ से हम एक स्टोरी शुरू करेंगे, वो स्टोरी ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फोकस्ड रहना। तो था क्या, वेलफेयर, लोगों का कल्याण करने के लिए एक लोअर डिवीज़न क्लर्क था, एक कौन था, एक लोअर डिवीज़न क्लर्क था, एलडीसी था। तो वो पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता था, उसका काम था यही, पब्लिक हेल्थ सेंटर में। एल से लाइवलीहुड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज को प्रिवेंट करना है, सी से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है, पी से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करना है, एच से हेल्थ को सिक्योर करना है, और सी से चिल्ड्रन, ठीक है। तो एक एलडीसी था, लोअर डिवीजन क्लर्क था, वो पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम कर रहा था, उसको लोगों का वेलफेयर करना था। तो उसके लिए अब उसने क्या सोचा कि भाई कैसे करें लोगों का वेलफेयर। तो उसने ये चीज़ को देखा कि भाई लोग लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी का मसला हो गया कि उन्होंने ये बोल दिया तो दो भाइयों में है ना विवाद हो गया, तो एक ने एक को मार डाला, ये सब कर दिया, तो ये लोग आपस में लड़ झगड़ बहुत रहे हैं, काम आम से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो उसने सबसे पहले तो क्या किया, लीगल एड देना शुरू किया पुअर को, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। तो उसने क्या किया, लीगल एड यानी कि ये जो विधिक सहायता है वो देना उसने शुरू किया, ठीक है। लोगों को लीगल एड दिया कि सो दैट भाई उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले, और वो जल्दी से जल्दी उनके केस रफा दफा हो गए केस रफा दफा। अब भाई काम देना है। अब वो कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, कंपनी तो चल नहीं रही है, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है कि वही अपनी कंपनी में काम दे देगा, ऐसा तो है नहीं। तो उसने पहले क्या किया, उसने यूज़ किया पंचायत का, पूरी स्टोरी चल रही है, ठीक है। उसने यूज़ किया पंचायत का, ठीक है। जैसे हमारे सेक्रेटरी जी को मान लीजिए, सेक्रेटरी जी जो हमारे, तो मान लो वो एलडीसी हैं, तो पंचायत के थ्रू क्या किया उन्होंने, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज की, सबको बुलाया बिठाया कैसे क्या होना चाहिए, और डिसीजन पे पहुंचे कि भाई लोगों को अब काम देंगे, ठीक है, राइट टू वर्क देंगे, एजुकेशन देंगे बच्चों को, और उनको सहायता वगैरह देंगे जिनको सहायता ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब लोगों को काम मिल गया, लोग काम पे जाने लगे, बड़ी अच्छी बात है। अब जब काम पे गए तो ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिली कि भाई वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो ठीक ठाक हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाई गंदी सी कंडीशन में काम करवाया जा रहा है लोगों से। तो उस चीज़ को सिक्योर किया हमारे एलडीसी भैया ने 42, ठीक है, ठीक है। और मैटरनिटी रिलीफ को भी इंश्योर किया कि भाई औरतों को मैटरनिटी रिलीफ मात्र तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर ठीक है, कंडीशन तो अच्छी है, कंडीशन सिर्फ अच्छी हो जाने से नहीं होगा, उनको क्या रहने योग्य भत्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लिविंग वेज सिक्योर किया, ठीक है, ये सिक्योर हो गया। फिर उन्होंने देखा एलडीसी जी ने कि भाई अब मैं तो जब तक हूँ तो तब तक तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं कब तक देखूंगा, मैं किस किस चीज़ को देखूंगा, मुझे अपनी भी नौकरी करनी है, और ठीक है अगर मान लो कल को ना रहा तो फिर कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैसे इंश्योर रहेंगी कि ठीक ठाक चलती रहें। तो ये चीज़ ऐसे इंश्योर होंगी कि अगर वर्कर के ही पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर दिया जाए इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में, तो 43A हो गया।
फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के चले गए अपने काम पे, ख़त्म। और 44 में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि समान होना चाहिए। जैसे 4 और 4 समान है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं दोनों, तो बस समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझ में आ गया इतना चीज़? 44 तक याद हो गया? बताओ जल्दी से। 44 तक कि एक एलडीसी थे, पीएचसी में काम कर रहे थे, वेलफेयर करना था उन लोग, वेलफेयर करना था एलडीसी को, पीएचसी में काम कर रहे थे। क्या किए? लीगल एड दिए पुअर्स को, पंचायत ऑर्गेनाइज किए, राइट टू वर्क दिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मैटरनिटी लीव इंश्योर किए, फिर लिविंग वेज सिक्योर किए, फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज सिक्योर किए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के चले गए। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, क्लियर, स्टोरी ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पर हम, अगर आपको दूसरी स्टोरी याद करनी है, मैं वैसे तो इसके आगे चलो एक और स्टोरी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 44 तक याद हो गया कि वो जो एलडीसी जी हैं उनको, मतलब अब उनकी चले गए तो कहाँ गए, शादी वादी करी उन्होंने, उनके बच्चे हुए, तो उन्होंने मतलब वो उनका क्या था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। एक टाइम पर नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, तो उनके अंदर क्या, तो कीड़ा था, डीपीएसपी अच्छे से पढ़े थे और सारी चीज़ें थी, तो कानूनी नॉलेज थी। तो उन्होंने कहा कि भाई स्टेट से कि भाई कम से कम हमारे बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर तो दो। अब मैं काम में चला जाता हूँ, काम पे चला जाता हूँ, मेरा बच्चा यहाँ खेलता रहता है, मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी खा रहा है, तो भाई कुछ तो देखो। तो 45 में उन्होंने बच्चे को सिक्योर किया। फिर 46 में उन्होंने देखा कि जो हमारे दलित भाई बहन हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोई देख ही नहीं रहा, वो सिक्योर करें। वो लोग काफ़ी इंटॉक्सिकेंट वगैरह में लगे हुए हैं, तो इंटॉक्सिकेंट वगैरह को बंद करके, दारू वारू बंद करके उनके लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करेंगे, उनको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे किस लिए खिलाएंगे? अच्छा खिला पिला के बस उनको क्या करना है, कुछ तो करवाएंगे अच्छा खिला पिला के, लेकिन अच्छा क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? तो उसके लिए हम जो ये मतलब एग्रीकल्चर वो करवाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री, ताकि दूध ये सब पिएँ, दूध पिएँ तो अच्छा सेहत बनेगी। और जब सेहत अच्छी बन जाए तो उनसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करवाओ, रक्षा करवाओ इसकी। ठीक है, मॉन्यूमेंट की रक्षा करवाओ, बस हो गया। 50 में सेपरेट करवा दो जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को, 51 में 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के शांति का पाठ पढ़ा दो लोगों को। ठीक है, इंटरनेशनली। समझ गए? अभी समराइज़ करते हैं और फिर तुमसे पूछेंगे, और नहीं बता पाओगे ना, क्लास से बाहर निकाल दूंगा तुमको। और वो भी ध्यान रखना, डंडे मार के। तो अभी ध्यान रखना कैसे हम लोगों ने याद किया। 36 से 51 तक था। 36 में तो स्टेट की डेफिनेशन थी, 37 में नॉन जस्टिसिएबल लिखा, ये लिखा है कि वाद योग्य नहीं है, कोर्ट मत चले जाना तुम भूल के भी। 38 में क्या है? टू प्रमोट वेलफेयर एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। वेलफेयर करना था, किसको करना था? LDC गोज टू PHC। 39 का क्लॉज A, 39 क्लॉज B, C, D, E, F। LDC गोज टू PHC। लाइवलीहुड, आजीविका सिक्योर करनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सिक्योर करना है, प्रिवेंट करना है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, फोर्सिबल चाइल्ड अब्यूज़ को रोकना है। ठीक, 40 में पंचायत ऑर्गेनाइज करवाई उन्होंने। फिर क्या किया था? राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू एजुकेशन सिक्योर करवाया उन्होंने। फिर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, मैटरनिटी लीव, फिर लिविंग वेज, फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर उनका बच्चा हो गया तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, फिर SC ST के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, फिर एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर को SC ST के इंटरेस्ट को 47 में क्या था? 47 में आपका था कि जो पोषण का स्तर है उसको बढ़ाना है, मदिरा का सेवन कम करना है, यानी कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड टू प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। फिर कैसे रोकेंगे? एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, दूध पिलाएंगे, दारू नहीं पिएंगे तो कुछ तो पिएंगे, दूध पिएंगे भैया। 48 है, फिर पिला के क्या करवाएंगे? सांड की तरह हट्टा कट्टा बनाएंगे? नहीं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाएंगे, फिर मॉन्यूमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करवाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल को सेपरेट करेंगे, फिर 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के शांति का पाठ पढ़ाएंगे। ख़त्म। अब भी अगर तुम्हें याद ना हुआ ना तो एक काम करो, तुम्हारे आसपास कुछ रखा होगा, उसको अपने सिर में दे मारो। ठीक, आगे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP। DPSP 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, सोशो इकोनॉमिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये क्लासिफिकेशन इज नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में नहीं है ये, तो फिर कहाँ है? किताबों में है जो हम पढ़ते हैं। मतलब क्यों कर लेते हैं हम ये क्लासिफिकेशन? ऐसे ही कर लेते हैं कि भाई
गांधी जी हमारे चाहते थे कि पंचायत बने, SC ST के इंटरेस्ट को प्रमोट करते थे वो चाहते थे कि गायों को वगैरह को ना मारा जाए, काटा जाए। तो वो वाले DPSP को गांधीयन DPSP बोल देते हैं। जो सोशो इकोनॉमिक की बात करते हैं उनको सोशो इकोनॉमिक DPSP बोल देते हैं। जो लिबरल इंटेलेक्चुअल टाइप हैं थोड़ी सी, इनको लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो कौन कौन सी ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? देखो सवाल कैसे बनता है वो बताता हूँ। एक तो पहला वो जो बताया था, कमेंट अमेंट हो गए, कहाँ से लिए हैं, कौन से पार्ट में, किस आर्टिकल में, वेलफेयर स्टेट, फलाना ढिमका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, कराची, ये सब हो गया। दूसरा तरह का क्वेश्चन होता है, आर्टिकल पूछ लेता है, ये DPSP किस आर्टिकल में बताओ, या इस आर्टिकल में कौन सी DPSP है ये बताओ, बूझो तो जाने। फिर जो है ये पूछ लेगा कि DPSP कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं, या फिर कौन सा इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि 3 है क्लासिफिकेशन, चौथा ऐसा रख देगा जो नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा सवाल तो नहीं देखा है मैंने कि भाई इसमें से गांधीयन DPSP पहचानना। हो सकता है आया भी हो और हो सकता है आ भी जाए, तो हम पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नया तो नहीं पढ़ना है ना। क्यों? क्योंकि अब जैसे सोशो इकोनॉमिक DPSP है तो मैंने आपके लिए लिख दिया है 38 39, आपको रटना नहीं है कि ये सोशो इकोनॉमिक है, वो अपने आप फील आ जाएगा। तुम्हें फील लेने की कोशिश किया करो, ठीक है? कभी कभी फील जो है काफ़ी काम अपने आप सॉल्व कर देता है, ठीक है? फीलिंग प्राउड इंडियन नहीं, फीलिंग जो है DPSP का भी इंडियन को लेना चाहिए। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को देखते हैं। 38 में क्या था, अभी हम काहे नहीं लिख रखे हैं, ताकि अब तुम रिवीजन करो, अपने दिमाग पे जोर लगाओ और याद करो कि 38 में क्या है। क्या है? वेलफेयर, और वेलफेयर प्रमोट करना है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, और इनइक्वालिटी, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। 39 LDC गोज टू PHC। 39A में क्या है? अब लिखने वाला नहीं हूँ यार, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है? वो सब कुछ लिखा हुआ है, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ। LDC गोज टू PHC। 39A में क्या है? फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है? फ्री लीगल एड टू पुअर। 41 में क्या है? 40 में तो पंचायत था। 41 में क्या था? पंचायत के बाद हमने राइट टू वर्क, ठीक है? राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये सब था। 42 में क्या है? 42 में है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस, ठीक है? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस। 43 में क्या है? इसमें 43 में है आपका कि लिविंग वेज मिलना चाहिए। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेज, यानी कि मजदूरों, श्रमिकों के निर्वाह, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। 47 में क्या था? SC ST के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, ठीक है? सॉरी SC ST के इंटरेस्ट को तो 46 में था। इसमें था कि भाई जो इंटॉक्सिकेंट वगैरह हैं वो मतलब रेज करना है, एक तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? रेज करना है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या करना है? और इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं उनके कंजम्पशन को रोकना है। देन अब ये गांधीयन DPSP वो कौन सी? सोशो इकोनॉमिक थी। गांधीयन में क्या? 40 पंचायत। 43 में क्या था? 43 में क्या था? इसमें था आपका कि लिविंग वेज। कुछ कुछ दोनों में तुमको देखने को मिलेगा, जैसे 43 यहाँ पे भी था। अब क्योंकि इसमें सिर्फ लिविंग वेज तो था नहीं, लिविंग वेज के अलावा क्या था कि भाई मजदूरी वही था, ठीक है? लिविंग वेज तो कुछ कुछ आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो 43 में अगर हम देखें तो ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो गांधीयन में फिट बैठते हैं और कुछ जो हैं वो सोशियो इकोनॉमिक में फिट बैठते हैं, तो इसलिए दोनों में। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी। 46 SC ST की बात करते थे गांधी जी। 47 अब देखो 47 वहाँ पे भी था। तो 47 में 2 चीज़ें थी, एक तो रेज करना है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो सोशियो इकोनॉमिक हो जाएगा, और जो इंटॉक्सिकेंट वाली चीज़ है दारू, पान मदिरा जो भी क्या बोलते हैं, मान मदिरा, तो ये इंटॉक्सिकेंट ये गांधीयन में हो जाएगा। 48 एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर, ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, अब वो वहाँ पे भी था क्या? नहीं, वहाँ पे नहीं था, ठीक है? यहाँ पे है। और इसमें क्या था कि भाई स्लॉटर रोकना है हमें, जो दुधारू हमारे जानवर होते हैं उनका। लिबरल इंटेलेक्चुअल में 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर। 48 यहाँ पर अगर हम देखें तो वही एनिमल हस्बेंड्री। एक्चुअल में एनिमल हस्बेंड्री वाली चीज़ यहाँ पर आती है, और मारना काटना नहीं है, स्लॉटर वाली चीज़ यहाँ पर आती है, तो आप इसको यहाँ से हटा के
48 में है वही दोनों चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन अगर हम क्लासीफाई करें तो 48 में क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। 49 मॉन्यूमेंट, ठीक है, 9 न मॉन्यू ना आ रहा है दोनों में, ठीक है, मॉन्यूमेंट। 50 में क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट रखना है, अलग रखना है। 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। और अब हम देखेंगे कि व्हाट इफ स्टेट डज नॉट फॉलो द डीपीएसपी। अगर स्टेट डीपीएसपी फॉलो ना करे तो क्या होगा। क्लियर हो गया सभी को? पानी पी ले, गर्दन घुमा ले, गहरी सांस ले लें। चलो, तो स्टेट डज नॉट फॉलो डीपीएसपी। तो बेटा अगर स्टेट ना फॉलो करे तो गांधी जी अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, बेटा कोर्ट मत चले जाना। आर्टिकल 37 इसीलिए डाले थे, कोर्ट मत चले जाना। डीपीएसपी जो है ये किसी लॉ की दे हेल्प जुडिशरी टू वैलिडेट any law made by legislature। लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाने का होता है। तो जो लॉ बनाया गया वो सही है नहीं है उसको चेक करने के लिए डीपीएसपी का सहारा ले लेती है जुडिशरी। बस इनका इतना रोल है और स्टेट को डायरेक्शन दिए गए कि आपको ये करना है। ये नॉन जस्टिसिएबल है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। गांधी जी भी वही कहना चाह रहे हैं कि इस राह पे मत जाओ क्योंकि यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तुम्हें, नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन ये जुडिशरी को हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ, टू वैलिडेट एनी लॉ और टू एंश्योर दी और टू वैलिडेट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ, कि वो संविधान के हिसाब से वो कानून ठीक है या नहीं है। जैसे प्रीएम्बल में पढ़ाए थे तुम्हें कि दे आर नीदर द सोर्स ऑफ पावर नॉट द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, दे जस्ट हेल्प, ठीक है, दी हमारा जुडिशरी टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ। ठीक है, अब हम वो देखेंगे डीपीएसपी जिनको अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। ठीक है, तो 42 ये चार अमेंडमेंट हुए जिनसे डीपीएसपी ऐड करी गई। 42 अमेंडमेंट से ध्यान रखना, टोटल 4 मौलिक डीपीएसपी को ऐड किया गया। तो 4 डीपीएसपी कौन कौन सी है, तो वो 4 डीपीएसपी मैं आपको याद करवाता हूँ। देखो कैसे याद करनी है वो। ठीक, तो एक है आपका 39 का क्लॉज डी। ठीक है, 39 का क्लॉज डी हो जाएगा आपका, और फिर एक है आपका फिर 39A हो जाएगा। ये सब क्लॉज है, ये क्लॉज है। ठीक है, देन एक हो जाएगा आपका 43A और एक हो जाएगा आपका 48A। अब आपको पता है कि किसमें क्या है। 39 में डी क्या है, 39 के सब क्लॉज डी में LDC। ठीक है, सॉरी ये एफ होगा ना, डी थोड़ी ना होगा, ये एफ होगा। LDC गोज टू PHC, आखिरी वाला सी से क्या था, चिल्ड्रन, टू सिक्योर व्हाट, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो सब पीछे लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लिखते हैं। 39A में क्या था, फ्री लीगल एड टू पुअर। 43A में टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 48A में क्या था, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। अब हम याद कैसे रखेंगे वो बताने के लिए मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं।
ठीक है, मैंने भी ऐसे ही अपने लिए ऐसे याद रखा था कि गरीब मजदूरों, ठीक है, ये हैं गरीब और ये हैं मजदूरों के बच्चे जो इंडस्ट्री को मैनेज कर रहे हैं, उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं उन DPSPs को जो 42nd अमेंडमेंट से ऐड करी गई। कितनी ऐड करी गई? 4। गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ, याद हो गई चारों की चारों आपको। 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। किस आर्टिकल में है? था इसी में। 2 चीज़ें थी इसमें। क्या थी? कि एक तो वेलफेयर प्रमोट करवाना है, वेलफेयर करना है, लोक कल्याण करना है, वो पहले से था। और ये इनइक्वालिटी वाला कंपोनेंट 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से जोड़ा गया। तो अपने आप अमेंडमेंट वाला जो टॉपिक है हमारा ऐसे ही कवर होता चलेगा कि क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया। ठीक है, 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से क्या जोड़ा गया, अभी बताए थे। आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रोविज़न डाला गया था। ठीक, अर्ली चाइल्डहुड केयर। 97th ऑफ 2011 से क्या किया गया था? इससे जब भी 97th आ जाए, कहीं भी दिख जाए तुमको, कोऑपरेटिव सोसाइटी मारो सीधा। क्या मारो? कोऑपरेटिव, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं दिख जाए और अमेंडमेंट पूछ लो, आंख बंद करके 97 मारो। ठीक है, ये 43B में है। याद हो गए? ठीक, अब झगड़ा करवा देते हैं थोड़ा DPSP फंडामेंटल राइट का। ये झगड़ा हमने नहीं करवाया, ये झगड़ा एक्चुअल में हुआ अपने आप। कैसे हुआ वो देखते हैं। सर आर्टिकल 12 और 36 में दोनों में स्टेट है, डिफरेंस क्या है? आप डाउट तो बताते नहीं हो। गौरी टारगेट, आप टाइम पे तो आते नहीं हो, हैं? गुस्सा तो लग रही, यहीं से थप्पड़ फेंक के मारे और सीधा वहीं पे आपको लगे आके। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हो और वो तब यूज़ करते हो जब आप खुद में श्योर नहीं हो। मैं 2-3 बार शुरू में बता चुका हूँ कि 12-36 में वही मतलब है जो 12 में मतलब है, 36 में वही मतलब है जो 12 में मतलब है। शुरू में देखो क्लास में कम से कम 2 से 3 बार रिपीट किए हैं। चलो शुरू से क्लास से जुड़े होते तब कोई डाउट ना क्लियर होता तो भी बात है। क्लास में पक्का लेट आए हो और फिर बोल रहे हो कि डाउट तो बताते नहीं हो। हमें पता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो शिद्दत के साथ पढ़ा रहे हैं, डाउट शायद ही आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम ज़्यादा वो नहीं देखते, क्योंकि कोई कमेंट में काफ़ी कमेंट तो यही घूमते रहते हैं, ये वो फलाना ढिमका। तो इसलिए मैं उस पर फोकस करता हूँ और लास्ट में डाउट क्लियरेंस पे ज़्यादा मैं फोकस रखता हूँ मैं। ठीक है, क्या 42 भी 42nd से एडेड है? कौन सा 42 नहीं, सिर्फ यही एडेड है जितने यहाँ पर मैंने लिखे हैं। भाई क्लास में टाइम से आया करो। ठीक है, अब वही होता है कि अब ये टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं फालतू में, क्योंकि आप क्लास की शुरुआत में नहीं आए। और फिर चलो कोई नहीं, अब बुरा लगा हो तो सॉरी। DPSP और फंडामेंटल राइट के बीच में अब हम यहाँ पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, है ना। तो कुछ केसेस हुए थे हमारे। जैसे सबसे पहला केस हुआ था ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें समझने के लिए हमें इन शॉर्ट एंड नटशेल बस केसेस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चंपकम दोराई राजन केस। तो एक ब्राह्मण गर्ल थी चंपकम दोराई राजन, तो उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन उनको नंबर भी अच्छे आए उनके, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं मिल पाया, रिजर्व थी सीट्स वहाँ पर। तो उन्होंने बोला भाई ये तो राइट टू इक्वालिटी का वॉलेशन है। कोर्ट ने बोला, सॉरी मद्रास हाई कोर्ट ने बोला हाँ कि भाई ये वॉलेशन नहीं है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का और 929(2) का। अब 15(1) में क्या था कि भाई इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड और प्लेस ऑफ बर्थ ओनली, इन ग्राउंड में नहीं हो सकता है। 29(2) में क्या था? 29(2) में था कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, मतलब जहाँ से सरकार का पैसा आ रहा है, वहाँ पर SC ST को, वहाँ पर भी एक मतलब वही लिखा हुआ है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं हो सकता है। यही तो लिखा है। और यही तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले केस में भी न्यूज़ में चल रहा है। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे, कमेंट आया, क्योंकि अभी हम लोग ने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 2930 पढ़ा,
तो एमयू वाला केस काफ़ी वो सारा न्यूज़ में है, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं उस पर अभी एक रील बना दूंगा, ठीक है, तो आज नहीं तो कल डाल दूंगा, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे रील के थ्रू, ठीक है, कि कैसा क्या है, वो क्यों वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो 29(2) में लिखा है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे भले वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन हो, भले जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अभी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है, तो भले वो मुस्लिम्स के नाम पे है और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा वहाँ जा रहा है, यानी गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू बना है वो यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट का पैसा वहाँ पर जा रहा है, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है एडमिशन के टाइम पे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि हम इक्वालिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं रिजर्वेशन को देके। और एक तरह से चंपकई दोराई राजन केस में क्या बोला, द केस एस्टैब्लिश द प्रेसिडेंट दैट फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम ओवर द डीपीएसपी। तो मतलब बात यहाँ पर हम ये करने वाले हैं कि ऊपर कौन है, मौलिक अधिकार ऊपर है या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऊपर है, जस्टिसेबल राइट्स ऊपर है या फिर नॉन जस्टिसेबल राइट ऊपर है। तो चंपकम दोराई राजन केस में तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला नहीं, मौलिक अधिकार ऊपर है। गोलकनाथ केस 1967 था क्या, पंजाब में दो भाई थे, हेनरी और विलियम गोलकनाथ, बहुत बड़ा इनका फार्म लैंड था। और मैंने आपको बताया तो शुरुआत में गवर्नमेंट क्या था, ज़मींदारी प्रोविजंस को अबॉलिश कर रही थी, और जो बड़ा जो पार्ट है ऑफ लैंड है उसको कम करके मतलब उसको छीन के रॉबिनहुड टाइप कर रही थी कि जो लैंडलेस हैं उनको दे रही थी, या फिर अपने किसी उसमें इस्तेमाल में ला रही थी, यानी कि सोशलिज्म को प्रमोट करने के नाम पे ये सारा काम किया जा रहा था। तो ये गोलकनाथ भाई चले गए सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या बोला, द स्टेटेड दैट एनी अमेंडमेंट that violate the provisions of Article 13 would be void. In short, Supreme Court of India in Supreme Court of India in Golaknath case gave judgment that constitutional amendment would not have the power to curtail the fundamental right of Indian citizen. गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट चिढ़ गया, और जब चिढ़ गया तो उसने क्या किया, उसने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर डाला। 24th अमेंडमेंट से उसने बोला कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू करटेल फंडामेंटल राइट्स, या फिर अमेंड द फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकता है। अब पार्लियामेंट ने बोला क्योंकि हम कर सकते हैं ऐसा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला, तो हम कर रहे हैं इसमें ऐसा। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो तुम एक बात ये सुनो, इसमें मतलब इसने क्या किया, इसने आर्टिकल 31C को जोड़ा, जिसके बारे में डिस्कशन पिछले भी लेक्चर में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में किया था। तो इसमें इसने 2 प्रोविजन ऐड किए। पहला वाला जो क्लॉज था उसमें इसने बोला कि आर्टिकल नंबर 39B और C के तहत जो डीपीएसपी हैं, जब उनको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो ये 14, 19, 31 राइट टू प्रॉपर्टी, इनका हवाला देते हुए कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वाले डीपीएसपी ऊपर हैं इन वाले फंडामेंटल राइट्स से। और दूसरा बात ये बोला कि जुडिशरी इस पर रिव्यू नहीं कर सकती, जुडिशरी कैन नॉट रिव्यू, यानी कि कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। मतलब कि पहले वाले क्लॉज में उसने बोला पार्लियामेंट ने 31C के कि 39B और C ऊपर हैं 14, 19, 31 से। दूसरे क्लॉज में बोला कि कोई कोर्ट नहीं जा सकता है और जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। KBC, केशव नंदा भारती केस 1973 में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, उसने बोला सुनो, तुमने जो 24th में बात बोली हम मानते हैं, जो तुमने 25th में बात बोली, जो पहली वाली बात बोली हम मानते हैं, लेकिन जो तुमने ये B में बोला ना, ये बात अच्छी नहीं लगी हमें। पार्लियामेंट बोला क्यों, तो उसने बोला सुनो, बेसिक स्ट्रक्चर का नाम सुने हो, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, संविधान की मूल संरचना का पार्ट है, और इसलिए तुम इसको नहीं ले सकते हो। पार्लियामेंट बोला नहीं, ये तो हम सुना ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता नहीं सुने हो तो अब सुन लो। तो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा नहीं, पार्लियामेंट ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है, हम बोल रहे हैं ना आज से बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म होता है, और इसमें वो चीज़ें होंगी, हम इसमें चीज़ें डालते रह सकते हैं, आगे और कोई केस आएगा हम डाल देंगे, और कोई केस आएगा हम डाल देंगे। और ध्यान रखो तुम, तो फंडामेंटल राइट्स को तो अमेंड कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, बट विदाउट हैम्परिंग और टचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। I again repeat,
जैसे कि डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जिस तरह माइनॉरिटी की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उस तरह बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसका जन्म कहाँ से होता है? इसका जन्म होता है केशव नंदा भारती केस से 1973 से। है क्या? तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, अभी जो मैंने बताया है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वेलफेयर स्टेट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सेपरेशन ऑफ पावर, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट हैं। सर क्या याद करनी, नहीं याद करनी, क्या सिर्फ इतनी ही नहीं, इतनी नहीं और भी हैं। कोई केस आता है जैसे कि रूल ऑफ लॉ, ये भी इसका पार्ट है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इसका पार्ट है, मतलब जुडिशियल रिव्यू इसका पार्ट है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इसका पार्ट है। अगर मान लो कि कोई इसका पार्ट नहीं है, कल को कोई केस आता है, जैसे मान लो कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला केस था, इसमें अगर वो बोल दे क्या सुप्रीम कोर्ट कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है उसको माइनॉरिटी का स्टेटस लेना उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, तो पार्लियामेंट उस चीज़ को अमेंड नहीं कर सकती है। फिर समझ रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, लेकिन जो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में डल गई वो अमेंडेबल नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई। लेकिन पार्लियामेंट यही नहीं रुका। पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने किया 42nd अमेंडमेंट। उसने बोला कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सुनो, तुमने ये बोला कि 39B और C ऊपर हैं, 14, 19 और 31 से ऊपर है ना, तो सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ हाँ सुनो, अब सिर्फ 39B और C नहीं, ऑल DPSP आर अबव फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड दिस 31। यानी हम किसी भी DPSP को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, नॉट ओनली 39B एंड C, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता 14, 19 और 39 के ग्राउंड में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इधर आओ जरा, मिनर्वा मिल केस में सुनो, उसने बोला सुनो इधर, एक झापड़ मारेंगे ना गिर जाओगे यहीं पे भी। क्यों? एक्चुअली ये वर्डिंग्स जो है मेरे एक इंग्लिश टीचर की थी। एक बार हुआ क्या था, मैं और मेरे 3 दोस्त, यानी हम लोग 4 लोग अजीर वजीर खेल रहे थे एकदम पीछे बैठ के कुन्ने में। सर को शक हो गया कि ये लड़के कुछ तो कर रहे हैं नीचे। सर को कुछ और लगा, ये नीचे क्या चल रहा है भाई, ये सब नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो फिर सर आए और उन्होंने फिर हमें रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर 4 लोगों को खड़ा किया और बोला कि एक झापड़ मारेंगे ना चारों गिर जाओगे भी। तो खैर ये जो शब्द है मेरे वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो खैर वो दिन था और उसके बाद से हम लोगों ने कभी अजीर वजीर नहीं खेला। उसके बाद हम लोग सिर्फ पेन फाइट पे आ गए थे फिर ठीक है। तो मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया कि ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है, ना तो DPSP ऊपर है। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस। अब जैसे अभी मैंने किसी को ऑनलाइन थप्पड़ मारा है ना, तो ऐसे मुझे भी थप्पड़ पड़ते थे, ऐसी बात थोड़ी ना, तो दिल पे नहीं लिया जाता ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, एंड DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को? ठीक है। तो ये बैलेंस में बना हुआ है। सर अजीर वजीर क्या होता है? अजीर वजीर नहीं पता क्या तुम लोगों को? अरे पर्ची में वो लिखा होता है वजीर, राजा और क्या सिपाही, और क्या होता है, कुछ होता है, पर्ची उछाली जाती है फिर जी वजूर करना पड़ता है नहीं खेला क्या तुम लोगों ने? हैं भाई, हमारा तो पूरा दिन का टारगेट यही होता था। सुबह उठते थे, इतने खुशी के साथ उठते थे कि भाई आज तो जो है पेन फाइट में एकदम टॉप में आना है आज का टूर्नामेंट मुझे ही जीतना है, ठीक है। क्रिटिसिज्म हमें नहीं पढ़नी, चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछने वाला नहीं है क्रिटिसिज्म वगैरह। क्लियर हो गया? ये डिफरेंस है FR और DPSP में कि दे आर बैक्ड बाय द लीगल सैंक्शन, और ये फलाना ढेम का देख लेना एक बार, ठीक है। ये जस्टिसेबल होते हैं, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, ठीक है। ये लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, ये नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो अपने हिसाब से, एज सच कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड हैं, रिक्वायर्स
लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट, जब कोई लॉ बनेगा, कोई पार्लियामेंट से एक्ट पास होगा, तभी ये इन्फोर्सेबल होंगे, ठीक है, इस तरह से। कोर्ट्स कैन इनवैलिडेट लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, कोर्ट कैन नॉट इनवैलिडेट लॉज वायलेटिंग DPSP बट मे अपहोल्ड लॉज एम्ड एट फुलफिलिंग देम, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कानून बनाया पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने, और अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है, तो हमें पता है आर्टिकल 13 के तहत उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, लेकिन DPSP को नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको अपहोल्ड किया जा सकता है कि हाँ यार DPSP को फुलफिल कर रहा है, तो ये अच्छा लॉ है, ठीक है। दे आर काइंड ऑफ नेगेटिव ऑब्लिगेशन, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, ध्यान रखना, आपको बताया था ना, DPSP आर काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टेट को ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई, यहाँ पे स्टेट को करने के लिए बोला गया, तो दे आर काइंड ऑफ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, ये भी कीवर्ड ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, उसको भी देख ही लेते हैं तुरंत। मौलिक कर्तव्य एक साथ देख लेंगे, बिकॉज ये बहुत छोटा टॉपिक है, फंडामेंटल ड्यूटी अलग अलग से क्या ही लेक्चर करेंगे। कल से फिर अपना पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा कल से, है ना। कल से एक, मतलब ये समझ लो, कल से एक पॉलिटी का अलग सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा कल से। मतलब इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज ख़त्म करेंगे उसका, और उसमें कोई ज़्यादा लिंक, कोई मतलब कुछ लिंकेज नहीं है, ठीक है। तो वो हम कल से देखेंगे। कल से मतलब कल का लेक्चर, अब कल से अगर आपने मिस किए लेक्चर, ध्यान रखना, तो फिर आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ये गारंटेड बात है, गारंटेड बात है, क्योंकि सब इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं आगे, ठीक है। तो कल से या तो आना ही मत सारे लेक्चर्स में, अभी छोड़ दो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है कि भाई ज्योग्राफी में पढ़नी है वो, अगर आओगे कल के लेक्चर में तो फिर सारे में रेगुलर रहना। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। तो और ये भी है कि भाई जो लोग अभी तक रेगुलर नहीं थे तो वो कल से रेगुलर हो जाएं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आते हैं, तो ये किस पार्ट में आ जाएंगी, तो ये पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएंगी। आप ये मत सोचिए कि पार्ट 4 के बाद सीधा यहाँ पार्ट 5 आ जाएगा, बिल्कुल आना तो चाहिए था भी पार्ट 4 के बाद 5, लेकिन पार्ट 4A को बाद में जोड़ दिया गया। बाद में जोड़ा गया मतलब अमेंडमेंट किया गया होगा, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। अब देख रहे हैं 42nd अमेंडमेंट कितनी बार आया ये, है कि नहीं। तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड और डिलीट करने का काम किया था। तो 42nd जो अमेंडमेंट है, 42वां जो संविधान संशोधन है, इससे जोड़ा गया। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बोला इमरजेंसी के बाद, कि इमरजेंसी का ही टाइम चल रहा था और 1975 में एक आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि भाई लोगों को कुछ ड्यूटी भी देना ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट दे के एंजॉय करके ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने सरदार स्वरण सिंह की एक चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन किया कि भाई देखो जरा इन लोगों को कौन कौन सी ड्यूटी दी जा सकती हैं, कौन सी नहीं दी जा सकती हैं। तो सरदार स्वरण सिंह ने बोला, 1976 में बनी थी कमेटी, तो उन्होंने बोला कि 8 ड्यूटीज़ ये लोगों को, 8 मौलिक कर्तव्य देने की ज़रूरत है, जैसे कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो रशिया से ही इंस्पायर्ड है हमारे, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया, 8 ड्यूटीज़ नहीं, 42nd अमेंडमेंट से पार्ट 4A और आर्टिकल नंबर 51A में, अनुच्छेद 51 का में 10 ड्यूटीज़ को जोड़ा। मतलब आपको लग रहा होगा 8 ये जोड़ा और 2 अपने आप से जोड़ दिया, नहीं। इसकी 3 ड्यूटीज़ 5 एक्सेप्ट हुई थी और 3 रिजेक्ट हुई थी। 3 कौन सी रिजेक्ट हुई थी इसकी, एक तो ये बोले थे कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो ना करे, ठीक है, अगर फॉलो ना करना, इनको फॉलो ना करना वुड इन्वोक पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा, वो जुडिशरी में नहीं जा सकता है, कोर्ट नहीं जा सकता कि देखो देखो मार रहे हैं हमको, हमने फंडामेंटल ड्यूटी वॉलेट कर दिया था तो मार रहे हैं, हमारा तो ये राइट है, राइट का हवाला देते हुए नहीं जा सकते जुडिशरी। और तीसरा, टैक्स पे करना भी एक ड्यूटी होनी चाहिए। तो इन 3 चीज़ों को सरकार ने नहीं लिया, 5 लिया, 5 अपने जोड़ा, 10 जोड़ दिया, हैं कितनी अभी 11 हैं। क्या बोला मैंने बोला सरदार स्वरण सिंह ने बोला 8 जोड़ो, 42nd अमेंडमेंट करके कितनी जोड़ी गई, 10, और 3 उनकी रिजेक्ट कर दी गई। अभी कितनी है मैं बोल रहा हूँ एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट है 11। ऐसा क्यों, फिर से जोड़ी गई थी क्या कोई, हाँ, एक और जोड़ी गई थी, एक और बाद में जोड़ी गई थी, वो हम बाद में बताएंगे आपको, पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ड्यूटी है। तो आर्टिकल 51A इन पार्ट 4A प्रोवाइड्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर इनजस्टिसिएबल इन नेचर। तो ये भी जस्टिसिएबल नहीं है, लाइक DPSP, लाइक प्रियम्बल,
दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड बिलो। तो ये कैसी हैं? ये 51A में है, लेकिन ये तो सर 11 हैं, तो ये कैसी हैं 51A? कैसे पता चलेगा कि 8वें में कौन है, 9वें में कौन? 10 अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे, सब क्लॉजेज का यूज़ करेंगे। 51A सब क्लॉज ए, 51A सब क्लॉज बी, सी, डी, ई, ये सारे ABCD जो तुमको सिखाए गए थे वो आज काम आएगी। इसमें क्या है? टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल और इंस्टीट्यूशंस को, अब आइडियल का मतलब है जो उसमें चीज़ें लिखी हुई, इंस्टीट्यूशन का मतलब है जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, UPSC हो गया, ये क्या है? इंस्टीट्यूशन है उसके। राष्ट्रीय जो ध्वज है, झंडा है, और जो नेशनल एंथम है, उसको क्या करना है? उसको भी हमें उसकी इज्जत करनी है, ठीक है? ये नहीं कि नेशनल फ्लैग की बेइज्जती कर रहे हैं, फिर नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे काम हमें करने हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक। दूसरे में क्या है? चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो हमारा स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम के लिए, तो जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था उनके कुछ आइडियल्स थे, कुछ सोच थी, कोई विचारधारा थी। हमारे भगत सिंह, हमारे गांधी जी की, तो उनके आइडियल्स को फॉलो करिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की जो संप्रभुता, एकता, अखंडता, उसकी रक्षा करो। हिंदी में भी है, देख सकते हो ये, ठीक है, जूम करके, ठीक है, ये देख सकते हैं सारा कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो हिंदी में आप इसको देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। टू डिफेंड, चौथे में क्या? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करनी है जब ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं कि तुमको सरकार बुला रही, आओ भाई जल्दी, चाइना के साथ वॉर हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ, और तुम बोल रहे हो तो भैया थोड़ा अपलोड तो कर लें, हमारा पोस्ट रहा जा रहा है, एक थोड़ा सा रील अपलोड कर लें। ऐसा नहीं, जल्दी से जाओ डिफेंड करने के लिए। पाँचवें में क्या है? टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे की, भातृत्व की भावना बढ़ानी है। और ये जो हरकतें हैं ना, जो डिग्निटी ऑफ वेमेन को खतरे में डालते हैं, यानी कि वो हमें छोड़नी है, वो रिनाउंस करनी है। रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन, है ना। तो ये हमें प्रैक्टिसेस को वो करना है, ठीक है, जो डेरोगेटरी हैं डिग्निटी ऑफ वेमेन पे। जैसे आजकल काफ़ी मजाक में कुछ भी बोल दिया जाता है वेमेंस के लिए, है ना। तो वो सारी हरकतें नहीं करनी है कि लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, औरतें तो ऐसे होती ही ऐसी हैं, तो वो सारी हरकतें नहीं करनी है। अब सर याद कैसे रखेंगे? अभी और हैं, अभी तो 5 हुई हैं, 6 और हैं। याद कैसे रखेंगे? ए से या तो अबाइड याद कर लो, या ए से एंथम याद कर लो, बी से बापू याद कर लो, या भगत सिंह याद कर लो, कि भगत सिंह और बापू सिंह के, यानी मतलब भगत सिंह और बापू जी के जो हमारे आइडियल्स थे, नोबल आइडियल्स, उनको हमें फॉलो करना है। सी का मतलब रीजनिंग में क्या होता है? 3 होता है। तो 3 चीज़ें इसमें, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी। सॉवरेनिटी बताओ किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी हमारे प्रियम्बल में। डी से क्या है? डिफेंड द कंट्री, डी से डिफेंड। ई का मतलब रीजनिंग में 5 होता है। 5 उंगलियां साथ रहेंगी, साथ रहोगे, एक रहोगे, ठीक है, एक रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे तो, ठीक है। तो ब्रदरहुड की भावना रखनी है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ई का मतलब इक्वालिटी भी हो जाता है, और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो विमेन आता है सबसे पहले नाम, विमेन, ठीक है। और सॉवरेनिटी को किसी अमेंडमेंट से नहीं जोड़े थे, वो ओरिजिनली पार्ट था प्रियम्बल का, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी को जोड़े थे, ठीक। हाँ, देखो 40 सेकेंड लिख दिए, चिरकुट 40 सेकेंड, बस तुम्हारी चिरकुट वाली हरकतें। गरिमा जी, संगीता जी हैं, सॉलिटरी, कृष्णा जी, आई लव माई सेल्फ, बेटा अर्पिता, सब का 42 आ रहा है। बहुत सही बेटा, बहुत सही, वाह मुन्ना वाह। सॉवरेंटी को तुम लोग 42nd अमेंडमेंट से ऐड करवा दिए हैं। जोर के हम चीख के बोले थे कि बेटा सॉवरेंटी ऐसे से स्टार्ट होता है, लेकिन उसको नहीं जोड़े थे। लेकिन ना, अब क्या बोल रहे हो? अब तुम बता ही दिए। फ्लो में हम पूछ लिए, और फ्लो में तुम बता दिए। और तुम ये नहीं सोचे कि फ्लो में हम कुछ भी बोल देते हैं, तो फ्लो में तुम कुछ भी बोल दोगे, हैं। फंडामेंटलिटी, आगे बढ़ते हैं। छठा एफ, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि जो हमारा हेरिटेज है, कंपोजिट कल्चर है, उसको प्रिजर्व करना है। कल्चर में हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं, फोर्ट आ जाते हैं, किले आ जाते हैं। तो एफ से फोर्ट याद कर लो, किला याद कर लो। किला क्या है? कल्चर एक का पार्ट है वो हमारा। जी से आ जाते हैं, जी से प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इनको प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, ये सब क्या है? ये ग्रीनरी की बात हो रही, ग्रीनरी। जी से ग्रीनरी याद कर लो, नहीं कर लो, ठीक है। एच पे आ जाओ,
एच से क्या है? टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानववाद, ज्ञान अर्जन करना है तथा सुधार की भावना का विकास करें। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बोल दिए और तुम कुछ भी कर दिए हैं। हम बोल दिए कि तुमसे जाके ऐसा करो, जाके अपनी सारी कॉपी किताब गाड़ाओ, अपने बगल में कहीं पे जगह होगी, ठीक है, खाली प्लॉट पड़ा होगा, तो तुम्हारा फर्स्ट रैंक आ जाएगा और तुम गाड़ा है जाके। ये सब हरकतें नहीं करनी। साइंटिफिक टेम्पर रखना है, क्वेश्चन करना है हर चीज़ को, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म रखना है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? एच से ह्यूमनिज्म याद कर लीजिए, पूरा ध्यान रखना, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म वगैरह। आई से क्या है? टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्व वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव गार्ड करना है। ऐसा नहीं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसे हम ऐसी तैसी कर रहा है, हमें क्या लेना देना। ठीक है, तो तुम्हारी वो प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे से बनाया गया। अब तुम बोलोगे कौन सा हम टैक्स देते हैं? अरे नहीं देते तो तुम्हारे देश का तो चीज़ है, हैं? तो आई याद कैसे रखना है? आई तो भाई गांधी जी ने बोला था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यानी कि अगर कोई तुम्हें आँख दिखाता है, तुम उसको आँख दिखाते हो, तो प्यार नहीं होगा, ये जग अंधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब आँख से आँख दिखाने का मतलब है तुम लड़ गए, तो लड़ना नहीं है। ठीक है, तो आई। जे से हमें याद करना है जडेजा। जडेजा क्या है? जडेजा हर फील्ड में एक्सीलेंट हैं, इन ऑल स्फीयर्स ऑफ, इंडिविजुअली भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीम के लिए भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कलेक्टिवली भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हमें टू स्ट्राइव करना है टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर एंड लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। एंड के आखिरी है, जिसको कि हमने 86 अमेंडमेंट से जोड़ा था। अभी मैंने आपको बताया था कि 10 जोड़ी गई थी 42nd अमेंडमेंट से, लेकिन हैं 11, तो 11वीं वाली वो यही है, जहाँ पे जिसको 86 फिर से 86 आ गया। हाँ, 3 जगह है, तीनों जगह है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों में है आपका 86 अमेंडमेंट। फंडामेंटल राइट में उसने 21A आर्टिकल को ऐड किया, डीपीएसपी में उसने आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया, और फंडामेंटल ड्यूटी में उसने सबसे आखिरी में एक ड्यूटी ऐड करी, एंड दैट इज़ कि गार्जियंस को ड्यूटी दी गई, ठीक है, कि अपने चाइल्ड या फिर वार्ड को जो 6 से 14 साल तक का, उसको स्कूल भेजो। ये नहीं कि बस बिठाए हुए हैं घर में, है ना, अच्छा लग रहा है बच्चा, झोला टंगवाओ उसको और स्कूल भेजो। कैसे? 21A के तहत प्राइमरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है, इसलिए। ठीक, क्लियर हो गई सब? कुछ किसी को डाउट यहाँ तक होना तो नहीं चाहिए। अब आखिरी स्लाइड देख लेते हैं, दैट इज जस्टिस वर्मा कमेटी क्या है। यस, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यस यस यस। आँख दिखाता है, कौन आँख दिखा रहा है भाई? चलो, तो जस्टिस वर्मा कमेटी पे आते हैं अभी। ये क्या कमेटी है? देखो, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो बोला था फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करो, तो रशिया में भी है, और हमने ऐड करी 8 बोला था, हमने 10 ऐड करी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी, इट आइडेंटिफाइड, ध्यान से सुनना, इट आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस of legal provisions for the implementation of fundamental duties। इसने बोला कि सुनो, इधर सुनो, जस्टिसेबल तो है नहीं, लेकिन हम तुम्हें एक रास्ता बताते हैं जिसके थ्रू अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो ना करे तो उसको तुम पनिश कर सकते हो। जुडिशरी ने बताओ, एग्जीक्यूटिव ने बोला बताओ बताओ जल्दी बताओ, जूम करो जल्दी जूम करो। तो उसने बोला देखो, तुम्हारे पास जैसे कि एक एक्ट है, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशंस एक्ट 1967 में। पहले ने बोला हाँ बनाए तो थे 1967 में। तो उसने बोला कि तुम इसका हवाला देते हुए, क्योंकि इसमें पनिशमेंट है, तो तुम इसका हवाला देते हुए, क्योंकि देखो तुम देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को खतरा पहुंचा रहे हो, तो तुम्हें UAPA के चार्जेस के तहत तुम्हें जेल भेज रहे हैं। पायलट ने बोला गजब चीज़ है, और बताओ और कुछ है? तो उसने बोला हाँ और कुछ बता रहे हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971, 1971 में। जस्टिस फरन वाला कुछ समझे? पालन ने बोला समझ तो गए,
बोले अच्छा क्या? तो बोला ये समझे कि अगर कोई मान लो नेशनल फ्लैग और एंथम की रिस्पेक्ट ना करे तो उसकी बैंड बजा देंगे इस एक्ट के थ्रू। बोला ये हुई ना बात जस्टिस वर्मा बोले। पालन पूछा और बताओ और कुछ है? तो बोलते और रुको तो एक है जैसे हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, अरे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाए थे। तो पालन बोला हाँ बनाए तो थे। कब? 1972 में। तो बोला बस याद करो, आर्टिकल नंबर 51 ए सब क्लॉज जी, जी वाला अगर कोई फॉलो ना करे उसको रेल देना तुम। फिर उसने बताया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है बेटा यहाँ कोई स्टोरी नहीं चल रही है, वाह क्या सर यहाँ पे क्या मौज करवा रहे हैं सर, क्या आनंद आ रहा है, वाह बेटा आनंद मत लो ज़्यादा हैं, पढ़ लो। ये क्वेश्चन आया डायरेक्टली, अभी दिखाएंगे कि वो उसने पूछा इसमें से कौन सा एक्ट नहीं था, 4 ऑप्शन दे देगा, एक नहीं होगा, फिर आप मुँह बा के बैठे रहोगे। फिर और क्या है, और है आपका RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये पांचों ध्यान रखियो। और इसने ये भी बोला कि किस तरह से स्कूल्स में बच्चों को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिखा सकते हैं। और ध्यान रखना फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं आर ओनली फॉर सिटीजन्स नॉट फॉर एलियंस। अब एलियन का मतलब दूसरे प्लैनेट के लोग की बात नहीं हो रही है, फॉरेनर्स को कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में एलियन बोला गया है। तो फंडामेंटल आर ओनली फॉर सिटीजन्स, ठीक है, नॉट फॉर एलियंस। समझ में आ गया? मज़े ले लिए, आनंद आ गए? क्वेश्चन लगा लो ज़रा जल्दी से। अभी तो तुमको पहले असिस्टेंट कमांडेंट बनवाएंगे, लेफ्टिनेंट बनवाएंगे, तब तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनवाएंगे। पढ़ लो ज़रा। IPC है, बहुत सही। किसने लिखा ये? किसने लिखा? संगीता पांडा ने, बहुत सही। IPC भी है, यस IPC भी है। इंडियन पिनल कोड, लेकिन अब इंडियन पिनल कोड तो इंडियन पिनल कोड रहा नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। बताइए अब इंडियन पिनल कोड क्या हो चुका है जल्दी से। चलिए भाई, तो which of the following statement with regard to the directive principle of state policy is not correct? They are not enforceable in the court of law. Yes, they can override all the fundamental right. ऐसा बोला गया था, ठीक है। अच्छा ये तो गलत है। अभी मैंने बताया था कि जो हमारे DPSP और फंडामेंटल राइट हैं, दे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP। ऐसा किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जल्दी से बताइए। दे कैन बी रिलेटेड टू जो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यस। पॉलिटिकल जस्टिस, फंडामेंटल राइट। दे कैन बी रिलेटेड टू गिविंग फ्री लीगल एड टू द पुअर। कौन सा आर्टिकल जल्दी से बताइए। तो मिनर्वा मिल केस में बोला था बैलेंस वाली चीज़, और ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज ए। सोरेन सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इंसर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। आहा, प्लेजर का डॉक्ट्रिन, आनंद का सिद्धांत। वाह क्या बात है, काश ऐसा भी सिद्धांत होता, आनंद ही आनंद होता। फंडामेंटल ड्यूटी होगा। 42nd अमेंडमेंट से देन ऐड किया गया था। कब बनी थी कमेटी? 1976 में। किसकी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी सरकार थी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर, ये सारी चीज़ें पूछता है। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द DPSP एज एमिंग द फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सेक्सुअल एक्सक्लूजन। किसने बोला था? BN राव। ना BN राव ने तो क्या बोली थी? BN राव ने तो बोला था मॉरल परसेप्ट वाली चीज़ कि भाई दीज आर मॉरल परसेप्ट। KT शाह ने क्या बोला था? चेक पेबल एट दी विल ऑफ दी बैंक। ग्रैनुअल ऑस्टिन थे। इनको हर चीज़ में कमेंट्री करने की पता नहीं क्या चुल मची रही थी जल्दी। 44th, द स्टेट शैल नॉट टेक स्टेप्स, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। वो तुमसे आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, तुम पे ज़्यादा तुम्हारे दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहता है वो सिर्फ तुमसे पूछ रहा है पार्ट बता दो बस। पार्ट 4 में क्या है? DPSP है। इसी में तो पढ़े थे, किस आर्टिकल में पढ़े थे ज़रा जल्दी से बता दो। पार्ट 5 हम पढ़ेंगे, 6, 7 ये सब आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 50। पाँचवां, पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशनड इन द ड्यूटी ऑफ सिटीजन। शायद सीधे से क्वेश्चन है सीधा लेफ्टिनेंट बनोगे इसके बाद। अभी के अभी लेफ्टिनेंट बनवाएंगे, अभी के अभी सीधे तुम्हारा जो है अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाते हैं। जल्दी से करो इसको। पार्ट 4A नॉट मेंशन टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड। पार्ट 4A का मतलब क्या हो गया? फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। और आप बताएंगे क्लॉज, सब क्लॉज लिखेंगे कि ये किस में है। टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। डिफेंड, D, सब क्लॉज D में है ये। टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। विमेन की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी, E से इक्वालिटी। और इसमें और क्या लिखा हुआ है? ब्रदरहुड लिखा हुआ है इसमें। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द यूनिटरी नेशनल कल्चर। कुछ पढ़े थे? कल्चर, हाँ सर पढ़े तो थे कल्चर बेटा वो कल्चर मॉन्यूमेंट वो सब रिच हेरिटेज मॉन्यूमेंट कल्चर था।
यूनिटरी नेशनल कुछ कल्चर नहीं था, यूनिटरी नेशनल कल्चर का कुछ नहीं था, तो ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, एच। सिक्स्थ, नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा हिस्सा नहीं है। और आप इसमें ये तो देखेंगे कौन सा हिस्सा नहीं है, प्लस ये भी रिकॉल करो कि ये किस सब क्लॉज में दिया हुआ है। अच्छा सॉरी 51A नहीं, 51 की बात हो रही है। 51 का मतलब है वो DPSP की बात कर रहा है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी की। इंटरनेशनल जो इसकी बात करता है पीस और सिक्योरिटी की, ये है मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करके चलने हैं, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट और ये इसको इनकरेज करना है। UN पीस कीपिंग फोर्सेस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, हम भेज सकते हैं, और इंडिया सबसे ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा सेना को भेजता है UN पीस कीपिंग फोर्सेस के जो मिशंस होते हैं, लेकिन एज सच हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू हैव अ लीगल एड इज़ और आर करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके CDS, CAPF, NDA के क्वेश्चंस हैं, यानी कि UPSC के एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अभी हम SSC वाले भी करेंगे, ठीक है सर। नॉट फॉर एलियंस का ये मतलब है क्या, वो फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकते हैं, FD तो उन पर लागू नहीं होती है। ये उन पर लागू नहीं हो सकती। अब काइंड ऑफ हम उसको टॉलरेट तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एज सच शिवम बात तुम्हारी सही है, वो हमारी ड्यूटीज़ लागू नहीं होती हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम आँख बंद करके बैठे रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनको भी उस चीज़ को लेकर डायरेक्शंस दिए जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू हैव अ लीगल एड इज ऑर करेक्ट। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ गिवन अंडर द DPSP, यस 39A है ये। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी। देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर A होगा 1 ओनली। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करना, कहीं पढ़ा हम लोगों ने। फंडामेंटल ड्यूटी किस अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, तो हमें पता है 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सरदार सोहन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 9th करो और 10th करो जल्दी से। फंडामेंटल ड्यूटीज आर enlisted in part 4 है, yes। 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेट टू द सेक्युलर वर्ड 44th अमेंडमेंट ने जोड़ा था, गलत। सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, इनको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से। एक ही बार अमेंडमेंट हुआ प्रीएम्बल में, और 42nd है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर A1 ओनली। नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य नहीं है जो संविधान में नहीं थे। टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कौन सी ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी है। 51A सब क्लॉज A से अबाइड है, एंथम, ठीक है। ये कौन सी, टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड ये तो कोई नहीं बताया भाई, नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल को प्रोटेक्ट करना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर हेरिटेज क्या है, फोर्ट मतलब किला 51A सब क्लॉज F, फोर्ट। पब्लिक प्रॉपर्टी और वायलेंस वाला तुम बताओ जल्दी से। विच द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द पार्ट 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है भैया पार्ट 51A में। रिट्स किस में है, आर्टिकल 32(2)(6) है ना। रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा है, ठीक है। आंसर क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा, 51A सब क्लॉज I, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के टाइम पे होता है, तभी तो बोलते हैं दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट, दे कैन बी अमेंडेड, दे कैन बी सस्पेंडेड। और कौन से 2 राइट होते हैं, कौन से आर्टिकल होते हैं, 2 जो कल भी मैंने आपको बताया थे ऐप वाली क्लास में, कि जिनको सस्पेंड कभी नहीं किया जा सकता है। Who among the following described the DPSP as the novel feature of the Constitution of India? नोवेल फीचर किसने बोला था, तो नोवेल फीचर बोला था नेहरू जी ने, नहीं राजेंद्र प्रसाद जी नहीं, अम्बेडकर जी ने। SN मुखर्जी की रिगार्डिंग बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने आपको क्या बताया था, तो आर्टिकल नंबर क्या 20 और 21 के तहत जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक। और राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। 13th 51A को किससे जोड़ा था, अब नहीं बता पाऊंगा मैं, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए। अगर मैं दोबारा ESC की बटन दबा दूँ ना सब कुछ चला जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, ठीक है। 13th वाला ये काफ़ी टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनवा दें,
बताओ भाई, अगर असिस्टेंट कमांडेंट और लेफ्टिनेंट बन चुके हो तो अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनवा दें। चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, यस 2120, यस शबना खातून सही है। सर ये सब भी लिखना है क्या मनीष गुप्ता? लिखना है मतलब समझा नहीं। अगर आप बैच में हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाती है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। ये क्विजेज़ वगैरह आपको अटैच मिल जाती हैं आपके टेलीग्राम, सॉरी आपके एप्लीकेशन में ही सब कुछ, तो लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। फिर हाँ, अगर आप नहीं हैं तो आप लिख सकते हैं जो भी आपको कीवर्ड ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये कुछ एक्स्ट्रा है। तो सीबीआई ऑफिसर बना दो सर जी, अभी बनाते हैं अभिषेक, अभी बनाते हैं, अभी बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गवर्नमेंट वॉज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? डीपीएसपी लिया। फंडामेंटल राइट तो हमने यूएसए से लिया था। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया था? अभी मैंने बताया था आपको, जल्दी से बताओ कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया था? तो कंकरेंट लिस्ट लिया था हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से, ये यूएस से लिया था। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया था? ये भी यूएस में ही चलता है। एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ। कौन से केस में रूल ऑफ लॉ की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने? बताइए, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन करिए। Which of the parts of the Indian Constitution deals with the directive principle of state policy? तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 1 यूनाइटेड स्टेटरी। कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोशन, कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन जी देखो चिरकुट जी, ये होता है कि कॉटेज इंडस्ट्री काइंड ऑफ छोटा सा बिजनेस होता है जो लोग अपने घर में ही सेटअप कर लेते हैं। छोटे छोटे इक्विपमेंट लेके उनके पास जो होते हैं वो अपना घर में ही घरेलू उद्योग टाइप होता है ये, ठीक है। रूल ऑफ लॉ की बात मेनका गांधी केस में आई थी, है ना। जो हमारा ये ए गोपालन केस में था उसमें तो सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ जो 21 आर्टिकल में लिखा हुआ एक अनुच्छेद 21 सिर्फ उसी को माना था, लेकिन रूल ऑफ लॉ की बात कही थी उसने मेनका गांधी केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनोमिनेटेड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है। पार्ट 3 पार्ट 4A, पार्ट 5 कल से आएगा ये। डीपीएसपी स्ट्राइव, और कल से क्लास मिस मत कर देना चाहे कुछ हो जाए। डीपीएसपी स्ट्राइव टू मेक इंडिया, क्या बनाना चाहते हैं इंडिया को? लोक हितकारी राज्य, ठीक है। अब तुम जहाँ लेफ्टिनेंट और असिस्टेंट कमांडेंट बन चुके हो हैं तो ये तो बहुत आसान लग रहे होंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, तो क्यों? देख रहे हो SSC-GD, ये SSC-GD का है, ये सिलेक्शन पोस्ट का है, ठीक है। ये CGL का है। तो इनकम टैक्स बनाया पहले तुमको, फिर सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्शन दिलाया तुम्हें, फिर उसके बाद GD में कांस्टेबल ही बना दिए तुम्हें, सब कुछ करवाएंगे, ठीक है। अर्थ से फर्श, फर्श से अर्थ, फर्श से अर्थ, अर्थ से फर्श, ये मामला जो है तुम्हें चलाते रहेंगे। दिस इज मैंशनड अंडर द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसकी बात हो रही है? स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी। कौन सा आर्टिकल है जल्दी बताएं? जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने वाला, पार्ट नंबर 4। वेलफेयर स्टेट की कौन सा स्टेट बात करता है? CGL का Tier 2 में पूछा गया, ले देख रहे हो, वेलफेयर स्टेट CGL Tier 2, सीधा तुमको, सीधा अब इसके बाद कोई और स्टेज नहीं होगा, सीधे तुम्हें सिलेक्शन दिलाएंगे, सीधा इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, सीधे GST के रेड मारो तुम जाके GST इंस्पेक्टर बन के, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा DPSP, लोक हितकारी राज्य, ठीक है। और नोवेल फीचर किसने बोला था? ठीक है, ये एक आर्टिकल हो जाएगा 57वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ DPSP एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ DPSP एंड, ठीक है, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। DPSP इज नॉन जस्टिसेबल, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, ठीक है। आगे बढ़ें। प्रोहिबिट नहीं करता, ये मना नहीं करता, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं। DPSP क्या होते हैं? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गांधीयन DPSP? गांधीयन DPSP कौन सी है? हा, देख रहे हो। हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था तो उसने बोला था कि ज़्यादा मैंने क्वेश्चन देखे तो नहीं, पूछे तो नहीं, लेकिन देख रहे हो मैंने बोला था शायद पूछा गया भी हो, और पूछा गया है। CHSL में कौन सी गांधीयन है? पंचायत वाली होगी कि नहीं? गांधी पंचायत की, ये कौन सी हो जाएगी? लिबरल इंटेलेक्चुअल। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, तुम्हारे नहीं लिख रहा हूँ, तुमको लिखना है। वो तो पहले तुम खुद से सोचो पॉज करके, यार ये कौन सा आर्टिकल है, कौन सा, ऐसा नहीं कि लिखने दो ना, पैसा दिए हैं, पढ़ाएंगे, लिखेंगे, खुद ही लिखेंगे। पॉज करके लिखो, जितना अभी क्लास में हो सकता है याद करने की कोशिश कर लो, क्योंकि खुद से तो पढ़ने में दिक्कतें होती हैं काफ़ी, तो जितना हो सकता है क्लास में ही पढ़ लो, फिर दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज करो और देखो सेपरेट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी किस में है, 50 में है। बार बार कितनी बार 50 वाला इतनी बार तुम पढ़ लिया, कभी गलत करोगे? इसको नहीं करोगे। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई खुद की एक ट्रिक बन जाए 50 को लेके, और तुम उसको कमेंट में शेयर भी कर सकते हो। अब जितना मुझे आप पता है, जो मैंने अपने लिए किया, तो मैं तो आपको बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों का भी तो अपना दिमाग है जो मेरे से अलग है, तो फिर आप लोग भी कुछ करते होंगे तो उसको भी बताते रहा करिए, ठीक है। प्राइवेट तो नहीं करेंगे बेटा, ये जो है तुम गलत बात बोल दी है।
प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये किस में है? LDC, जल्दी से बताओ, गोज टू PHC, तो 39 में है ABCD, ठीक। 13D देखो, हाँ प्रियंका ठाकुर ने लिखा है, खुशी राज ने लिखा है, बिल्कुल। अगला देखते हैं, 9th, इन विच ईयर वर 4 DP डायरेक्टिव प्रिंसिपल एडेड टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल लिस्ट। मूल सूची में 4 नए निर्देश सिद्धांत किस वर्ष जोड़ेगा? अब देख लो, अमेंडमेंट से कितनी बताई थी? 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 44th हुआ था, 86th हुआ था और 97th हुआ था, और 42nd से 4 ऐड करी थी, बोली थी सीधा, बताया था, वही पूछ लिया, 4 किससे ऐड करी? CPO 2024 है, बन गए सीधा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनवाया हूँ मैं, ठीक है। तो कल को अगर कभी दिल्ली आऊँ, कभी जल्द पड़ जाए तो हेल्प कर देना, ऐसा नहीं कि नहीं तुम्हारी हेल्प क्यों करें हम, पैसा लिए थे, कौन सा फ्री में पढ़ा दिए थे? बेटा फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, और सीधे दिल्ली पुलिस में ऐसा ही बनाया है। क्या 4 पढ़ाई थी कि गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ, पुअर फ्री लीगल एड टू द पुअर 39A, वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, चिल्ड्रेन टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन LDC यानी आर्टिकल 39 क्लॉज C, एनवायरनमेंट 48A, 44 38 टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी, 86 आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 to 6 के लिए, 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 आर्टिकल 43B, आगे ना 10th जनरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर प्रोहिबिटिव इन नेचर। अरे बोला तो यार तुम्हें कितनी बार, प्रोहिबिटिव नहीं है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है, पॉजिटिव डायरेक्शन, यस ऑप्शन नंबर B, पॉजिटिव डायरेक्शन से। ये बात को भूलना नहीं है आपने घबराना नहीं और आपने इस बात को भूलना नहीं है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली एम्ड एट अचीविंग, क्या अचीव करने की बात करते हैं ये? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं भाई, पॉलिटिकल जस्टिस, और वो भी फंडामेंटल राइट, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कौन? फंडामेंटल राइट। ये करो जल्दी से, DPSP के बारे में स्टेटमेंट है, सिर्फ 15 तक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके आगे जितने होंगे खुद करोगे, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी के क्वेश्चन देखेंगे कुछ, ठीक है। दे आर नेगेटिव नेचर, बात यार को तुमको समझ ही नहीं आ रही उतनी देर से हम बोल रहे हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव कर रहे उतनी देर से। दे हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, नो दे प्रमो ओके रुको, तो पहला वाला गलत है, पहला गलत है, तो ये दोनों गए। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द रिच, गलत, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, भाई रिच की बात थोड़ी ना करेंगे सिर्फ। आप देख सकते हैं थोड़ा एब्सर्ड टाइप नहीं लग रहा है आपको? CHSL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई रिच की बात कर रहे हैं, जबकि DPSP भाई पुअर की बोलता तो भी चलो बात आती थी कि पुअर की बात कर रहा है, रिच की बात थोड़ी ना करता कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर पॉजिटिव इन नेचर, यस। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव है, A और D तो कभी साथ में हो ही नहीं सकते हैं भी नहीं, खैर तो D तो होगा। अब D तो होगा, C होगा कि B होगा? तो C तो होने से रहा, तो B होगा आपका। दे हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, ठीक है। तो हमने देखा भी तब मॉरल सैंक्शन होता है, ऐसा बोला था किसने? KC वियरे ने बोला था, है ना। BR अम्बेडकर ने क्या बोला था? BR अम्बेडकर जी ने क्या बोला था DPSP को? तो उन्होंने बोला था, और एक चीज़ ध्यान रखना, क्या हो रहा है ये, ठीक है, ध्यान रखना, ही जो ग्रैनविल ऑस्टिन था, अभी लिखवा दूंगा उसको मैं, उसने, अब जो लोग चले गए सो चले गए, उनका मिस हो गया, क्योंकि कुछ लोग की आदत होती है ना, क्वेश्चन करते नहीं, पढ़ते हैं। अभी देख रहे थे 6,500 लोग, कितने लोग देख रहे थे और भाग गए तुरंत, क्या क्वेश्चन हो रहा है, पर भागो इंस्टाग्राम चलाते हैं जल्दी से, अलग ही आनंद आएगा वहाँ पे। तो यहाँ क्या चल रहा है, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, अब मिस हो जाता है उनका बीच में ऐसा कुछ। अभी मैं लिखवाऊंगा कुछ एक का दुक्का और चीज़ें, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने इनको कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ठीक है। कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने DPSP और फंडामेंटल राइट यानी कि संविधान की समझ बोला था उन्होंने, ठीक है। तो ये नोवेल फीचर। ID कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, प्रियम्बल को बोला था, किसने बोला था जरा बताओ? सोल ऑफ द स्टेट ना, तो ID कार्ड प्रियम्बल को बोला था किसने? NA पालखीवाला ने। और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था, ये भी बताना जरा। डैश DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट, फिर वही बात अभी बताया था। देखो CPO में पूछा भी और CGL में भी पूछा भी, और इसी से लिख देते हैं कौन सा शिफ्ट और कौन सा समय था, वो शाम का समय था, दोपहरी का समय था, कब का समय था, ताकि तुम मैच कर सको अगर तुम्हें शक हो तो 4 जो है 4 DPSP को ऐड किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, आखिरी यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम DPSP मेंशंस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन विलेज आर्टिकल 38 वेलफेयर इनइक्वालिटी, 40 में पंचायत था, 41 में राइट टू वर्क था, 42 में क्या था? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क मैटरनिटी रिलीफ, 36 में तो ये बोला था स्टेट का डेफिनेशन है, ठीक है। अब जितने हैं खुद से करो, ठीक है। एक सेकंड काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पे तो, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे और यार अभी तो आधे क्वेश्चन किए अपन लोगों ने, गजब बात है ये तो, हैं। चलो कोई नहीं,
फंडामेंटल ड्यूटी के कम होंगे। करो करो, कोई नहीं, तुमसे ये करवाते हैं थोड़े से जो टफ टाइप है, बाकी तो यार कर ही लोगे, ठीक है। बाकी अगर ना है तो बता देना, बैच में एक दिन क्लास रख के करवा देंगे, ठीक है, जो अगर डाउट हो तो तुम्हें किसी क्वेश्चन में, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड करो क्वेश्चन में। चलो भाई, तो पोषण अभियान इज़ अ प्रोग्राम टू अचीव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम 0 to 6 years। अर्ली चाइल्डहुड कह रहा है, 0 to 6 की बात हो रही है। मतलब हल्के हल्के क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर वर्किंग एज मैनेजर्स इन अ रेस्टोरेंट बट दे, अच्छा ये बताओ, चलो मत बताओ, बट दे रिसीव, चलो बता दो। होटल और मोटल में क्या अंतर होता है? मोटेल भी सुने होगे ना, होटल और मोटेल, इन दोनों में क्या अंतर होता है? बताओ जल्दी से, पूछेगा सीजल में। बट दे रिसीव अनइक्वल पे फॉर द सेम वर्क, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा हमारा डीपीएसपी, लेकिन इनको अनइक्वल पे मिल रहा है इक्वल वर्क के लिए। तो कौन सी डीपीएसपी यहाँ पर लागू नहीं हो रही है? तो हमें पता है आर्टिकल नंबर 39 का, वो भी कौन सा, एल डी सी गोज टू पी एच सी 39D, ठीक है। मोटेल में मोटे लोग जाते हैं, वाह बेटा चिरकुट, तुम चिरकुट टाइप बातें करते रहते हो हमेशा। यस, अरनान ने सही बताया, मोटेल इन हाईवे होटल, जो काइंड ऑफ ढाबा टाइप आप बोल सकते हो, मोटेल होते हैं, ठीक है। रुकने के लिए नहीं होते, खाने पीने रुकने के लिए होते हैं, हाईवेज पे होटल होते हैं, रुकने उकने की भी व्यवस्था होती है, ठीक है। लग रहे हैं कि लगेंगे यार कैसा क्या ये वो, लेकिन है सब ऐसे ही। विच आर्टिकल अर्ली चाइल्डहुड केयर 45, विच आर्टिकल स्टेट शुड हैव मॉन्यूमेंट 49, ठीक है। आपको लगे सर आपको तो पता है, तो आपको भी तो पता है, मैंने याद तो करवाया। 39A में क्या है? फ्री लीगल एड टू द पुअर है। 50 में क्या है? 50 में है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना है। 48A में एनवायरनमेंट को। तो भाई ये क्वेश्चन अगर तुम खुद से करोगे, टाइम ले लेके करोगे, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मेरा टिक देख लोगे, ये है, ये है, वो है, ये है, ये है, वो है, तो तुम्हारे दिमाग में जोर पड़ेगा नहीं, और ये क्वेश्चन का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, डिफीट हो जाएगा वो पर्पस। मतलब क्या पर्पस है कि आप एक तो क्वेश्चंस लगाएं, अच्छे क्वेश्चंस लगाएं, और साथ ही साथ आपका दिमाग काम करे। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। आप गलत करेंगे, फिर देखेंगे अरे गलत है, तो उससे आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। तो आपने खुद से इम्प्रूव करना है। अगर कोई समझ में ना है, जो कि होगा नहीं क्योंकि हमने डिटेल समझा, तो बताना, बैच में मैं किसी दिन लेक्चर रख के करवा दूंगा, ठीक है। एफडी पे आते हैं। कंटेन्स फंडा, किसमें, किस आर्टिकल में फंडामेंटलिटी, ले कर लो बात। पूरा सब इतना हम पढ़ें, इस दिन के लिए पढ़ें, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा है सेकेंड शिफ्ट 10 अगस्त को, सॉरी 10 सितंबर को 2024 को, यानी इसी साल आपके। तो 51A, ठीक। Which committee identified the existence of legal provisions for the implementation of some of the fundamental duties? Which committee identified the legal provisions? Justice मुल्ला, वर्मा, सापरे, कृष्णा अय्यर। अब इसमें सरदार सोरेन सिंह होता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन क्योंकि मैं ऑप्शंस चेंज करता नहीं अपने हिसाब से, जो पूछता है वही यहाँ पे रखता हूँ। नहीं तो सरदार सोरेन सिंह होता, मज़ा आ जाता, सोरेन सिंह मुल्ला की जगह रखते और सोरेन सिंह मार के चले आते। जबकि क्या होगा, जस्टिस वर्मा ने, हमने पढ़ा था, लीगल प्रोविजंस को आइडेंटिफाई करने का काम किया था। सेक्सुअल वर्कर वाला क्वेश्चन में डाउट है सर। पहली बात तो डाउट की स्पेलिंग DOUBT होती है ना कि DOUGHT, है ना। तो कौन सा सेक्सुअल वर्कर से आप क्वेश्चन बताइए, कौन सा हमने सेक्सुअल वर्कर वाला क्वेश्चन किया था? नॉट प्रिस्क्राइब्ड, इनमें से कौन सी ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? टू डिफेंड द कंट्री, टू पे इनकम टैक्स, टू कास्ट द वोट इन इलेक्शंस, एंड टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व वायलेंस आई। अब ये सब अब खुद से करना है तुमको, ये नहीं कि बताओ बताओ जल्दी बताओ, हमारा वेट मत किया करो, खुद से कि यार क्या है इसमें। डिफेंड द कंट्री, डी से सर बताया था 51A सब क्लॉज D। इनकम टैक्स का तो सरदार सोरेन सिंह ने बोला था लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया था। वोट करना ये भी कोई ड्यूटी नहीं है, ध्यान रखना। तो पूछा नॉट प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, तो ये दोनों होंगे, इनको ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वेमेन किस में आएगा भाई? इक्वल वेजेस देखा तो था हमने 39 क्लॉज D में, LDC गोस टू PHC में। सर DPSP 38 क्वेश्चन चेक करो एक बार, ओके पवन 38 क्वेश्चन, ओके ओके ओके, हाँ जी ठीक। पोषण अभियान क्या दिक्कत है भाई इसमें? ओके ओके ओके, रुको, पोषण अभियान इज अ प्रोग्राम।
ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर नहीं, इसमें एक्चुअल में टू अचीव न्यूट्रिशनल स्टेटस है, और टू रेज इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर लिखा होता तो हम मारते 45, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है टू रेज दी लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि 46 में दिया हुआ है। सॉरी 46 बोल रहा हूँ, 47 में दिया हुआ है, ठीक है, कि बच्चों के जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण स्तर, उसको बढ़ाना है, मदिरा सेवन को निषेध करना है, ठीक है। यस, चलो, हाँ 47 में दिया हुआ है। अगला देखते हैं, और ये है विच आर्टिकल इन दी फंडामेंटल ड्यूटीज इन्वोक्ड व्हेन यू सी इन a private party that the Indian flag has been used as covering for speaker's desk। गलत तरीके से अपमान हो रहा है हमारे झंडे का, तो क्या होगा? नेशनल एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, ठीक है। 51A क्लॉज ए, सब क्लॉज ए। विच आर्टिकल, 10 तक क्वेश्चन करेंगे इसमें। विच आर्टिकल इन दी फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज व्हेन अ कंस्ट्रक्शन वर्कर टेक्स हिज 8 ईयर का बच्चा टू इस साइट, उसको स्कूल नहीं भेज रहा है, काम में ले जा रहा है, तो कौन सी ड्यूटी का हनन होता है? एच, ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है ये। के वाली हर्ट होगी, क्योंकि गार्जियंस को ड्यूटी दी गई कि अपने चाइल्ड या वार्ड को लेके जाना है, सॉरी स्कूल भेजना है। जे से जड्डू जडेजा, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल दी स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आई में है, एन आई फॉर द आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, दैट मीन्स कॉमन, सॉरी टू ऑब्जर्व वायलेंस एंड टू सेव पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी स्टैब्लिश द गवर्नमेंट अंडर विच पीएम इन 1976। तो कौन पीएम थे उस समय? एसएससी जे में क्वेश्चन पूछा गया, तो इंदिरा गांधी जी पीएम थी। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल दैट इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, क्या होगा? कौन सी ड्यूटी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो नोबल आइडियल्स किसके थे? कि ये थे बापू जी के, भगत सिंह के। बी से बापू, बी से भगत सिंह, बी से दूसरी, 8th। अब यार कर सकते हो ये क्वेश्चन, ये भी ठीक है, ये भी कर लोगे। ये करो, हाउ मनी आइटम्स इट स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड दी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कर्तव्य के रूप में कितनी वस्तुओं को शामिल किया था? तो 8 को शामिल किया था, ठीक है। हाउ मेनी डेज स्वर्ण सिंह रिकमेंडेड, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह ने कितनी रिकमेंड किया था? 8 रिकमेंड किया था। ऐड कितनी हुई थी? 10 हुई थी। हैं कितनी? अभी 11 हैं, ठीक। हाँ, अब देख लो, ये क्वेश्चन आ गया ना, जेई 2024 जो पढ़ा रहे थे, जब तुम्हें बताया था कि आनंद मत लो, तो ना क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल ड्यूटी, जस्टिस वर्मा कमिटी आइडेंटिफाइड अ फ्यू एग्जिस्टिंग एक्ट्स बाय विच प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच ड्यूटीज़ कैन बी अकम्प्लिश्ड। इनमें से कौन सी नहीं है? बताए थे, बताए थे, ये भी बताए थे। और ये वाइल्ड लाइफ सेग्रीगेशन एक्ट नहीं था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी शायद मैंने बताया नहीं था, लेकिन ये भी होगा प्रोटेक्शन टू सिविल राइट्स एक्ट। सिविल राइट एक्ट से जो लोग धर्म के नाम पर सब हिंसा करते रहते हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो इस चीज़ को चलो मैं नोट करवा देता हूँ, 2 चीज़ें नोट करवानी थी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल राइट्स एक्ट नोट कर लो। ठीक है, 1955 का। और यहाँ पे कमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है, कंशियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कंशियंस का पूछेगा, कंशियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था। इसने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को कंशियंस बोला था, संविधान की समझ बोला था, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद सभी को। बाकी तो आप ये क्वेश्चंस खुद से वो करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना हो जाए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर, एक क्वेश्चन कर दो, डैश एंड नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? ये आर डैश एंड नॉट एनफोर्सेबल। रेगुलेटरी हैं, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, कॉमन। तो स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी में होगा। तो स्टैट्यूटरी का मतलब है कि इनको एक लॉ से वो किया जा सकता है, ठीक है, लाया जा सकता है। अब कुछ किसी कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा। ठीक है, हाँ, ये भी चीज़ को नोट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ से लाया गया। तो इसको भी चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे।
सो दैट नोट्स में इनकॉर्पोरेट हो जाए। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, कहाँ पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दे आर स्टैट्यूटरी, दे आर स्टैट्यूटरी एंड नॉन इन्फोर्सिएबल, ठीक है। चलिए भाई सर, प्राइवेट वीडियोस भाई हो जाते हैं और वो जाती हैं बैच में, ठीक है। बैच आपका एप्लीकेशन के अंदर है, ठीक है। परमार जी के बैच 3.0। 36 बता दो सर डीपीएसपी का। अरे वेद प्रकाश तुम थे नहीं क्या उस समय जब ने ऑनलाइन झापड़ फेंक के मारा था? तो चलो कोई नहीं। 36 में लिखा हुआ है स्टेट का डेफिनेशन, कि स्टेट का मतलब क्या है, क्योंकि हर जगह डीपीएसपी में स्टेट 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 लिखा हुआ है, तो उसमें ये लिखा हुआ है वही मतलब है। हाँ, कि जो आर्टिकल 12 में मतलब है फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एलआईसी, यूएनजीसी, ये सब पढ़ाई करते करते मन में कुछ और चलने लगता है। तो जब मन में कुछ और चलने लगता है ना, तो फिर से उसको वहीं पे ला ले आओ, ठीक है। मन हो जाता है फिर से उसको लाओ, फिर से लाओ, सबका मन जाता है, सिर्फ तुम्हारा नहीं जाता। किसी का ज़्यादा जाता है, किसी का कम जाता है। मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो और उसको बार बार वापस लेके आओ। यही कृष्ण जी ने अर्जुन जी को भी बोला था, ठीक है। मज़ा आया, और मैं ये मज़ा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। अच्छा अंकित, कैसे दोगे? रिकॉर्डिंग ऑफ करनी होगी, थैंक यू। हाँ, एक सेकंड, किसका डाउट था? सर कॉटेज इंडस्ट्री वाला है 43 वाले में है आपका, ठीक है। 43 वाले में कॉटेज इंडस्ट्री, या शायद आपने देखा नहीं होगा, यहाँ पे होगा वो चीज़, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, ग्रीन से ही है, दिखा? ये चीज़, ये जो चीज़ आपको दिख रही कॉटेज इंडस्ट्री तो है। कॉटेज इंडस्ट्री वही जो मैंने बताया, जैसे ये जो लोग कर रही हैं घर में ही जो काम कुछ ऐसे स्टार्ट कर देना, वो कहलाता है कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए भाई, कल की क्लास को मिस मत करिएगा, थैंक यू। और आप अटैची ले लीजिए। क्यों भाई अटैची क्यों ले लें? चलिए, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। सर ऐप में 1199 और 1299 दिखा रहा है। अच्छा सुदेव, 1099 वही ना प्राइस? 1199 नहीं, 1099 दिखा रहा होगा। 1099 की प्राइस बढ़ चुका है ना, 1099 दिखा रहा होगा, और 1199 या फिर सॉरी 1299। क्लॉक की आवाज़ आ रही है। क्लास रात को 10 बजे के लिए शेड्यूल थी, पहले शेड्यूल थी गलती से। थैंक यू भाई, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं कल, कल मिलेंगे, ठीक है। स्टेनो के लिए कुछ बता दो सत्यम मिश्रा, वीडियो आएगा आज स्टेनो के लिए, ठीक है, क्योंकि और लास्ट में 1 मंथ में क्या करना है।
हाँ, बुक का प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है अमन कुमार, बिकॉज़ होता ये है कि कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे मैंने पता किया था कि क्यों बुक फ्लिपकार्ट वगैरह में ज़्यादा दिखा रहे हैं कहीं कहीं पे, तो लेते हैं। अब वो हमारा तो उसमें कंट्रोल नहीं ना। अब मान लो किसी बुक स्टॉल वाले ने किताब ली और वो मनमर्जी प्राइस पे बेच रहा है कि ये तो बच्चे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो वो चीज़ हो जाती है थोड़ी सी। वैसे कि जो मेन लिंक मैंने शेयर किए थे, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, जो बुक लॉन्च का वीडियो था उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिले थे उसमें उतना ही प्राइस होगा। अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का तो उसमें लिंक नहीं है, फ्लिपकार्ट का भी मैं अटैच कर दूंगा उसमें, ठीक है। बाकी आप देख लो, ठीक है। नोट्स खुद से बना सकते हो या फिर एप्लीकेशन में जो आपको मिलते हैं नोट्स वो ठीक हैं, वेल एंड गुड हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू।